हेलो दोस्तों, आप सभी का एक और नई वीडियो में स्वागत है। आज की वीडियो में हम चैप्टर 1 से 5 तक की पूरी कहानी कवर करेंगे। इन चैप्टर्स की लंबाई काफी बड़ी है, इसलिए आपको सब कुछ डिटेल में देखने को मिलेगा। और अगर आपने पिछली वीडियो देखी हुई है तो इसका नया चैप्टर 35 मिनट और 17 सेकंड से शुरू हो रहा है। कहानी आगे चलकर काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। मुझे एक अमीर नोबल फैमिली की लड़की को मैजिक सिखाने के लिए हायर किया जाता है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह होती है कि मैं कोई नोबल नहीं बल्कि एक साधारण कॉमनर मर्सिनरी हूँ। उस लड़की का नाम डेला है और पूरे महल में उससे हर कोई डरता है। कोई भी इंस्ट्रक्टर उसके साथ ज्यादा दिन टिक नहीं पाता क्योंकि वो बेहद बदतमीज और गुस्सैल है। जब मैं पहली बार उसके पिता से मिलता हूँ जो उस देश के ग्रैंड ड्यूक है, तब मैं उनसे सीधा सवाल करता हूँ, आपकी बेटी के ऊपर मुझे कितना अधिकार मिलेगा? ग्रैंड ड्यूक बिना हिचकिचाए मुझे पूरा अधिकार दे देते हैं। महल के अंदर से नौकरों की चीखने की आवाजें आ रही है। डेला पूरे घर में तोड़फोड़ मचा रही है, चीजें फेंक रही है और नौकरों को मार रही है। तभी मैं उसके सामने पहुंचता हूं और वो मेरा स्वागत मेरे ऊपर गंदा पानी और कचरा फेंक कर करती है। लेकिन शायद उसने पहली बार किसी गलत इंसान से पंगा लिया है। मैं बिना एक सेकंड गवाए उसे जोरदार थप्पड़ मार देता हूं। पूरा महल हैरान रह जाता है क्योंकि आज तक किसी ने ग्रैंड ड्यूक की बेटी को हाथ तक नहीं लगाया है। उसके बाद से कहता हूं, मैं यहां तुम्हें पढ़ाने नहीं आया, मैं वो कॉमनर हूं जिसे नोबल्स को खत्म करने में मजा आता है। और यहीं से मेरी कहानी शुरू होती है। ये कहानी शुरू होती है एस्टीन नाम के एक शहर से। एक ऐसा शहर जहां चमक और गरीबी साथ साथ चलते हैं, जहां एक तरफ नोबल्स संगमरमर के महलों में रहते हैं और दूसरी तरफ स्लम्स में लोग हर दिन जिंदा रहने के लिए लड़ते हैं। लेकिन मेरी कहानी किसी राजमहल से शुरू नहीं होती। मैं पैदा हुआ था इस शहर के सबसे गंदे और भूले हुए हिस्से में, स्लम्स, एक ऐसी जगह जहां लोगों के सपने भूख से पहले मर जाते हैं। और वहीं मेरी मुलाकात होती है एक बूढ़े आदमी से, औजिलिया। वो खुद को महान जादूगर कहता था, लेकिन सच ये था कि वो मुश्किल से 1 स्टार मैजिक इस्तेमाल कर पाता था। हर दिन वो गलियों में घूमता, लोगों के सामने अपनी झूठी ताकत दिखाता और बच्चे उसका मजाक उड़ाते रहते। उसका गुस्सा उसकी ताकत से भी ज्यादा कमजोर था। कोई उसकी ट्रिक पर हंस दे तो वो तुरंत भड़क उठता। लेकिन उन हजारों मजाक उड़ाने वाली आंखों के बीच मैं अकेला था जो उसे ध्यान से देखता था, क्योंकि मैं बाकी बच्चों जैसा नहीं था। मेरा नाम डेरिक है और मैं इस दुनिया का नहीं हूं। मेरी आत्मा किसी दूसरी दुनिया से यहां आई है। शायद इसी वजह से मैं बचपन से ही इस दुनिया को अलग नजरों से देखता था। मैंने उस बूढ़े आदमी से मैजिक सीखना शुरू किया, लेकिन ना तो मैं उसका सम्मान करता था और ना ही उसे अपना असली गुरु मानता था। हम दोनों सिर्फ एक दूसरे का इस्तेमाल कर रहे थे। उसे चाहिए था कोई ऐसा जो उसकी झूठी शान को सहारा दे सके, और मुझे चाहिए था सिर्फ ज्ञान। मैजिक से जुड़ी छोटी से छोटी जानकारी भी मेरे लिए खजाने जैसी थी। समय गुजरता गया, ठंडी रातें, जंगल की ट्रेनिंग और भूखे पेट गुजरे दिन। मैं हर चीज चुपचाप सहता रहा, क्योंकि मुझे पता था अगर इस दुनिया में जिंदा रहना है तो ताकत हासिल करनी ही पड़ेगी। फिर एक दिन जंगल में ट्रेनिंग करते समय कुछ बदल गया। मैं आंखें बंद करके बैठा था, मेरे शरीर से नीली ऊर्जा निकलने लगी, पसीना लगातार बह रहा था। लेकिन उस पल मैं पहली बार माना को महसूस कर पा रहा था। अब वो सिर्फ किताबों में लिखा शब्द नहीं थी, वो मेरे शरीर का हिस्सा बन चुकी थी। उधर बूढ़ा आदमी मुझे देखकर सदमे में खड़ा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि एक स्लम में पलने वाला बच्चा अपने दम पर माना के प्रवाह को समझ गया। तभी मैं धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता हूं और उस पल मेरी आंखें खून जैसी लाल हो चुकी थी। हवा कांपने लगती है, पूरा जंगल शांत हो जाता है। फिर मैं अपना हाथ आगे बढ़ाता हूं। यह कोई सस्ती ट्रिक नहीं थी, यह असली मैजिक था। मेरी हथेली से नीली ऊर्जा का एक भाला निकलता है जो हवा को चीरते हुए सीधे जाकर एक बड़े पेड़ में धंस जाता है। अगले ही पल पूरा जंगल धमाके से गूंज उठता है और उसी समय मैं समझ जाता हूं यह सिर्फ शुरुआत है। लेकिन दूसरी तरफ पहली बार उस बूढ़े आदमी की आंखों में मेरे लिए डर दिखाई देता है। जिस लड़के को वो अपना छोटा नौकर समझता था, अब वही उसे डराने लगा था। इसके बाद पूरा 1 साल गुजर जाता है। मैं उसके साथ रहता हूं, उसके छोटे मोटे काम करता हूं, गालियां सुनता हूं और चुपचाप उससे मैजिक सीखता रहता हूं। आखिरकार मैं आधिकारिक तौर पर 1 स्टार मेज बन जाता हूं। लेकिन वो बूढ़ा आदमी हर दिन मुझे एक ही बात सुनाता रहता, नोबल्स पैदा ही ताकतवर होते हैं। कुछ बच्चे बड़े होने से पहले ही 3 स्टार मेज बन जाते हैं। तुम जैसे नीची हैसियत वाले लोग जिंदगी भर कोशिश करके भी 2 स्टार से आगे नहीं बढ़ सकते। उसके लिए मैजिक महत्व नहीं, खून से तय होने वाली चीज थी। लेकिन मैं हर बार उसकी बातें चुपचाप सुनता रहता, क्योंकि मैं समझ चुका था वो मुझे नहीं, अपनी नाकाम जिंदगी को समझा रहा था। फिर एक रात सब खत्म हो जाता है। बारिश पूरे शहर पर टूटकर बरस रही थी और अगली सुबह जब मैं अपने ठिकाने पर वापस लौटा तो मेरे कदम वही रुक गए। उधर जमीन पर वो बूढ़ा आदमी मरा पड़ा था। उसके पूरे शरीर पर चोटों के निशान थे, जैसे किसी ने उसे आखिरी सांस तक बेरहमी से पीटा हो। लेकिन मैं रोया नहीं। मैंने चुपचाप एक फावड़ा उठाया और बारिश के बीच उसकी कब्र खोदने लगा, क्योंकि इस दुनिया में वही पहला इंसान था जिसने मुझे मैजिक सिखाया था, चाहे वो कितना भी टूटा हुआ इंसान क्यों ना रहा हो। मैं उसके शव को बारिश में घसीट कर दफनाता हूं और एक साधारण लकड़ी का क्रॉस लगाकर उसकी कब्र के सामने खड़ा हो जाता हूं। लेकिन तभी मुझे उसकी मौत की असली वजह पता चलती है। उस बूढ़े आदमी ने 2 स्टार स्पेल बुक चुराने की कोशिश की थी, अपने लिए नहीं, मेरे लिए। किसी को समझ नहीं आया एक टूटा हुआ बूढ़ा जादूगर आखिर अपनी जान जोखिम में डालकर 2 स्टार स्पेल बुक क्यों चुराएगा। लेकिन मैं समझ गया था वो मुझे वो मौका देना चाहता था जो उसे खुद कभी नहीं मिला। और शायद उसी पल मेरी जिंदगी सच में बदल गई, क्योंकि उस कब्र के सामने खड़े खड़े अचानक मेरी आंखों के सामने नीली रोशनी चमकने लगी। एक अजीब मैजिक सिस्टम मेरे सामने खुल गया, जैसे कोई छुपी हुई ताकत आखिरकार जाग गई हो। उसी समय मुझे पहली बार एहसास हुआ इस दुनिया के सारे नियम टूट सकते हैं,
वो बूढ़ा आदमी हमेशा कहता था, नोबल्स पैदा ही खास होते हैं, ताकत खून से तय होती है। लेकिन मैं अलग था, क्योंकि मेरे अंदर इस दुनिया का खून था ही नहीं। मैं इस दुनिया का इंसान ही नहीं था। और अब मेरे पास एक ऐसा सिस्टम था जो इस साम्राज्य के हर नियम को चुनौती दे सकता था। समय गुजरता गया, लेकिन अब मैं वो कमजोर लड़का नहीं रहा था जो गलियों में ज्ञान के टुकड़े ढूंढता फिरता था। और तभी मेरी मुलाकात हुई कार्डिया फ्लेमार से, एक ऐसी औरत जिसकी मौजूदगी ही बाकी लोगों को चुप करा दे। ठंडी आंखें, शाही चाल और एक ऐसा दबाव जो सिर्फ ताकतवर लोगों में होता है। कार्डिया कभी फ्लेमार्ड परिवार की लेडी हुआ करती थी, एक गिर चुका नोबल परिवार। वो जन्म से नोबल थी और एक 3 स्टार मेज भी। उसकी पहचान इतनी बड़ी थी कि कई मर्सनरी ग्रुप्स उसे अपने साथ लेना चाहते थे। उसी दौरान मैं कम उम्र में बेल्डन मर्सनरी कोर ज्वाइन कर चुका था और वहीं से वो मेरी नई मास्टर बन गई। उसने मुझे सिर्फ मैजिक नहीं सिखाया, उसने मुझे सिखाया कि ताकत का असली मतलब क्या होता है। इस दुनिया में जहां कॉमर्स को इंसान तक नहीं समझा जाता, वहां जिंदा रहने के लिए सिर्फ ताकत काफी नहीं होती, अनुशासन भी चाहिए। बेल्डेनार टैवर्न के अंदर हर समय शराब, शोर और महत्वाकांक्षा का माहौल रहता था। उसी जगह एक दिन कार्डिया मुझे ध्यान से देखते हुए कहती है, हर मेज और ज्यादा ताकत चाहता है, और डेरेक, तुम्हारे अंदर आगे बढ़ने की काबिलियत है। उसकी बात सुनकर मैं चुप रहता हूं, लेकिन फिर वो गंभीर आवाज में कहती है, लेकिन जरूरत से ज्यादा लालच इंसान को उसकी खुद की ताकत में डुबो देता है। एक मेज को अपनी सीमा समझनी चाहिए, वरना उसकी ताकत ही उसे निगल जाती है। मैं शांत आवाज में जवाब देता हूं, मैं ये बात याद रखूंगा। लेकिन मेरी आंखों में सिर्फ एक चीज थी, इरादा, क्योंकि मैं पहले ही देख चुका था कि कंट्रोल खोने का अंजाम क्या होता है। तभी कार्डिया धीरे से कहती है, अपनी आंखें बंद करो, अपने माना को महसूस करो। अब समय आ गया था अपने अंदर बह रही ऊर्जा को सच में समझने का। वो मुझे सिखाती है कि माना कहां से पैदा होती है, कैसे बहती है, और इंसान अपनी इच्छा से उसे हकीकत में कैसे बदलता है। मैं धीरे धीरे अपने अंदर उतरने लगता हूं और फिर मेरे शरीर के चारों तरफ नीली ऊर्जा कांपने लगती है। मेरा माना अब पहले से कहीं ज्यादा स्थिर था। उधर कार्डिया मुझे देखकर हैरान रह जाती है। वो साफ महसूस कर सकती थी कि मेरे अंदर माना की मात्रा असामान्य है, और उससे भी ज्यादा खतरनाक थी मेरी कंट्रोल क्षमता, जैसे मैंने सालों तक मौत के बीच रहकर इसे तराशा हो। मैं धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता हूं। अब मैं सिर्फ एक स्टूडेंट नहीं था, मेरा माना अब एक हथियार बन चुका था। लेकिन उसी पल अचानक पूरा बेल्डेनार टैवर्न जोरदार धमाके से कांप उठता है। ऐसा लगता है जैसे कहीं विस्फोट हुआ हो। मर्सनरी घबराकर चिल्लाने लगते हैं, क्या हुआ, हम पर हमला हुआ है क्या? बाहर जाकर देखो। पूरा टैवर्न अफरातफरी में बदल जाता है, और उस समय मेरे माथे से पसीना बह रहा था, क्योंकि मुझे पता था उस धमाके के पीछे कौन था। अचानक कार्डिया मेरा हाथ जोर से पकड़ लेती है। मैं हैरानी से बस इतना कह पाता हूं, मास्टर, लेकिन उसकी आंखें मुझे तुरंत चुप करा देती है। वो धीमी लेकिन सख्त आवाज में कहती है, कुछ मत बोलो, बस मेरे साथ चलो। मैं तुरंत समझ जाता हूं, अगर हम रुके तो लोग सवाल पूछना शुरू कर देंगे। उधर बाहर गार्ड्स और लोग पूरे शहर में तलाश शुरू कर चुके होते हैं। ध्यान से खोजो, मुझे यकीन है अभी विस्फोट हुआ है। लेकिन उस अफरातफरी के बीच कार्डिया मुझे शहर की तंग अंधेरी गलियों से तेजी से दूर ले जा रही होती है। हम दोनों के बीच सिर्फ कदमों की आवाज गूंज रही होती है। मैं अब भी पूरी तरह नहीं समझ पा रहा था कि आखिर हुआ क्या है। मास्टर, मैं फिर धीरे से पूछता हूं। इस बार वो रुक जाती है। फिर पहली बार मैं उसकी आंखों में असली गंभीरता देखता हूं। वो मेरी तरफ देखकर कहती है, डेरेक, जो मैं अब कहने वाली हूं उसे ध्यान से सुनो। उसकी आवाज इतनी भारी थी कि मैं तुरंत समझ गया, मैंने कुछ ऐसा कर दिया है जो मुझे दुनिया के सामने ला सकता है। कार्डिया धीरे धीरे कहती है, नोबल्स अपनी ताकत को लेकर बेहद संवेदनशील होते हैं, और मैजिक उनकी सबसे बड़ी ताकत है। वो कभी पसंद नहीं करते कि कोई कॉमनर उनसे बेहतर बने। आम लोगों में 3 स्टार तक पहुंचना लगभग नामुमकिन माना जाता है। इस दुनिया का सिस्टम ही ऐसा बनाया गया है ताकि ताकत हमेशा कुछ खास लोगों के पास रहे। फिर वो मेरी आंखों में देखते हुए कहती है, लेकिन तुमने अभी जो इस्तेमाल किया वो 2 स्टार इल्यूजन स्पेल था, और तुमने उसे पूरी तरह कंट्रोल के साथ इस्तेमाल किया। यही चीज तुम्हें खतरनाक बनाती है। उसी समय मेरा सिस्टम चुपचाप एक नई जानकारी दिखाता है। सिर्फ 14 साल की उम्र में मैं आधिकारिक तौर पर 2 स्टार मेज बन चुका था, एक ऐसी तकनीक सीखकर जिसे सीखने में आम लोगों को पूरी जिंदगी लग जाती है। उस दिन के बाद कार्डिया मेरे साथ सफर करने लगती है। वो मुझे सिर्फ स्पेल्स नहीं सिखाती, बल्कि नोबल समाज के तौर तरीके भी सिखाती है। वो मेरे और उस दुनिया के बीच पुल बन गई जिस दुनिया में कॉमन्स का स्वागत नहीं था। फिर 1 साल बाद हमारी ट्रेनिंग खत्म हो जाती है। कार्डिया की गाड़ी बाहर तैयार खड़ी होती है। उसे एक बेहद ताकतवर परिवार ने प्राइवेट ट्यूटर के रूप में बुलाया होता है। इतना बड़ा परिवार कि राजधानी का ग्रैंड ड्यूक तक उनका सम्मान करता है, और ऐसा मौका वो ठुकरा नहीं सकती। जाते समय वो आखिरी बार मेरी तरफ देखती है। उसकी आंखों में गर्व भी था और चिंता भी, क्योंकि वो जानती थी मेरा रास्ता चमकदार जरूर होगा, लेकिन उतना ही खतरनाक भी। फिर वो धीरे से मुस्कुराती है और हमेशा के लिए चली जाती है। उस दिन मैं फिर से अकेला रह गया, लेकिन जाते जाते वो मुझे एक आखिरी चीज देती है, एक 2 स्टार स्पेल बुक। जैसे ही वो किताब मेरे हाथ में आती है, मेरा सिस्टम तुरंत एक्टिव हो जाता है। मेरे सामने नए स्पेल्स की लिस्ट खुलने लगती है। कॉम्बैट स्पेल्स, समनिंग, ट्रांसफॉर्मेशन मैजिक। मेरी ताकत धीरे धीरे बढ़ने लगी थी। उसके बाद मैं खुद को कमरे में बंद कर लेता हूं। दिन, रात, समय का एहसास खत्म हो जाता है। अब मेरे पास कोई मास्टर नहीं था। अब आगे बढ़ना सिर्फ मुझ पर निर्भर था। मैं कितनी जल्दी सीख सकता हूं, कितनी जल्दी ताकतवर बन सकता हूं, सब कुछ अब मेरे हाथ में था। फिर 1 और साल गुजर जाता है। अब मेरी उम्र 16 साल हो चुकी थी, और उस दौरान मैंने अकेले ही 2 और 2 स्टार स्पेल्स मास्टर कर लिए। अब वो स्लम्स में भटकने वाला कमजोर लड़का पूरी तरह गायब हो चुका था। उसकी जगह अब एक ऐसा मेज खड़ा था जिसकी आंखों में ठंडा इरादा था और उम्र से कहीं ज्यादा परिपक्वता।
मैं अब इस छोटी दुनिया से बाहर निकलने के लिए तैयार था। उसी समय बेल्डन टैवन के अंदर जेडन तेजी से मेरी तरफ आता है, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर अलग ही उत्साह था। वो हंसते हुए कहता है, क्या बात है डेरिक, इस बार हमारे पास सच में बड़ा काम आया है। मैं शांत नजरों से उसकी तरफ देखता हूं। तब वो झुककर धीमी आवाज में कहता है, यह रिक्वेस्ट ग्रैंड डची डुप्लिन से आई है। उसका चेहरा देखकर साफ पता चल रहा था कि वो खुद इस नाम से प्रभावित है। मैं कुछ सेकंड चुप रहता हूं। डुप्लिन, वही डुप्लिन। उस नाम का मतलब मैं अच्छी तरह समझता था। ऐसी फैमिली जो मामूली मर्सनरी को बिना वजह कभी हायर नहीं करती। तभी मैं जेडन से पूछता हूं, इतनी बड़ी फैमिली हम जैसे छोटे ग्रुप को क्यों हायर करेगी? लेकिन जेडन मेरी बात को हाथ से उड़ा देता है। उसकी आंखों में सिर्फ गोल्ड चमक रहा था। वो जोर से हंसते हुए कहता है, अरे बेवकूफ, सबसे जरूरी चीज क्या है पता है? पैसा। ये डुप्लिन फैमिली है। ये लोग गोल्ड ऐसे खर्च करते हैं जैसे बाकी लोग पानी खर्च करते हैं। फिर वो मुझे समझाने लगता है कि अगर ये मिशन सफल हो गया तो बेल्डन मर्सनरी कोर के लिए हाई सोसाइटी के दरवाजे खुल सकते हैं। लेकिन मुझे अब भी कुछ गलत महसूस हो रहा था। मैं शांत आवाज में पूछता हूं, आखिर काम क्या है? जेडन जवाब देता है, कुछ खास नहीं, बस ग्रैंड ड्यू के इलाके के बाहर कुछ मॉन्स्टर्स को खत्म करना है। मैं तुरंत अपनी आंखें संकरी कर लेता हूं। बस इतना? नोबल्स के मिशन कभी इतने आसान नहीं होते। लेकिन जेडन तुरंत जवाब देता है, क्या तुम्हें लगता है नोबल्स अपना वादा तोड़ेंगे? मैं चुप हो जाता हूं, लेकिन अंदर से मेरा शक और बढ़ चुका था। इतनी ताकतवर फैमिली कुछ मॉन्स्टर्स मारने के लिए छोटे मर्सनरी ग्रुप को क्यों बुलाएगी? कुछ ना कुछ जरूर छुपाया जा रहा था। और तभी मैं सीधा मुड़कर दरवाजे की तरफ चलने लगता हूं। मैं बिना पीछे देखे कहता हूं, मैं ये काम नहीं करूंगा, किसी और को ढूंढ लो, क्योंकि मैं अपनी जान ऐसे मिशन में नहीं डालना चाहता था जिसमें मुसीबत की बदबू दूर से आ रही हो। तभी पीछे से जेडन जोर से चिल्लाता है, कम से कम सुन तो लो। लेकिन मैं ठंडी आवाज में जवाब देता हूं, तुम जानते हो मैं संदिग्ध काम नहीं लेता, मेरे लिए जिंदा रहना ज्यादा जरूरी है। जेडन परेशान होकर सिर पकड़ लेता है। फिर वो आखिरकार असली बात बताता है, क्लाइंट ने खास तौर पर एक मेज मांगा है और आजकल मर्सनरी में मेज मिलना बेहद मुश्किल है। फिर वो मेरी तरफ उंगली करके कहता है, तुम ही अकेले हो। मैं रुक जाता हूं, फिर धीरे से पूछता हूं, मॉन्स्टर्स मारने के लिए मेज की क्या जरूरत है? किसी भी हालत में मैं किसी बेवजह की मुसीबत में नहीं पड़ना चाहता। लेकिन जेडन अच्छी तरह जानता था कि इस दुनिया में इंसान को कैसे मनाया जाता है। तभी वो धीरे से अपनी जेब से एक गोल्ड कॉइन निकालता है और मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहता है, ये सिर्फ एडवांस है। मैं उस गोल्ड कॉइन को ध्यान से देखने लगता हूं। इतना पैसा सिर्फ एक साधारण मिशन के लिए? अब मेरा शक और गहरा हो चुका था। लेकिन उसी समय मुझे अपने रिसर्च, अपने मैजिक और अपने भविष्य के बारे में भी सोचना था। जरूरत धीरे धीरे मेरे शक पर भारी पड़ने लगी। उधर उसी टैवन के एक कोने में 3 लोग चुपचाप बैठे हमें देख रहे थे। एक आदमी जिसकी आंखों में घमंड साफ दिख रहा था। उसकी आंख पर मोनोकल लगा था और उसके चेहरे से साफ पता चलता था कि वो किसी ऊंचे दर्जे का इंसान है। उसके बगल में एक सख्त चेहरे वाली महिला खड़ी थी और उन दोनों के बीच एक लड़की बैठी थी। उसका चेहरा नीले हुड से ढका हुआ था। सिर्फ उसके होठों पर हल्की रहस्यमयी मुस्कान दिखाई दे रही थी। उसकी छाती पर लगा सुनहरा गुलाब का ब्रोच साफ बता रहा था वो शुद्ध नोबल ब्लडलाइन से है। और सबसे दिलचस्प बात, असल कंट्रोल उसी के हाथ में था। कुछ देर बाद जेडन मुझे उन लोगों के सामने लेकर जाता है। वो जल्दी से कहता है, डेरिक, सम्मान से पेश आना, यही तुम्हारे क्लाइंट्स हैं। मोनोकल वाला आदमी मुझे ऊपर से नीचे तक देखता है और अगले ही पल उसके चेहरे पर घिन साफ दिखाई देने लगती है। वो तुरंत कहता है, बिल्कुल नहीं, ये बच्चा अभी बालिग भी नहीं हुआ। वो गुस्से में जेडन की तरफ देखकर कहता है, मैंने सुना था तुम्हारे ग्रुप ने डॉन वॉर में नाम कमाया है, लेकिन तुम इतने जरूरी काम के लिए एक बच्चे को भेज रहे हो? ये मेरा अपमान है। जेडन तुरंत मेरी तरफदारी करने लगता है। वो कहता है, सर, ये लड़का सच में खास है। ये सबसे अच्छा मेज है जिसे मैं जानता हूं। शायद वो चाहता था कि मैं अपनी ताकत की थोड़ी झलक दिखाऊं, लेकिन वो आदमी सुनने को तैयार ही नहीं था। वो मुड़ते हुए कहता है, हम जा रहे हैं, ऐसा काम किसी बच्चे को नहीं दिया जा सकता। मैं बस शांत खड़ा उसे देखता रहता हूं। लेकिन मेरी यही शांति उसे और चिढ़ा देती है, क्योंकि वो ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था कि एक इतना छोटा कॉमनर ग्रैंड डची के लायक ताकत रख सकता है। पूरा माहौल घमंड और भेदभाव से भारी हो चुका था। लेकिन तभी उस नीले हुड के नीचे बैठ लड़की मुझे ध्यान से देख रही थी। बाकी लोगों की तरह नहीं, उसने वो चीज महसूस कर ली थी जो बाकी सबकी नजरों से छुपी हुई थी। और अगले ही पल वो धीरे से बोलती है, डेरिक, चलो बात करते हैं। उसकी आवाज इतनी शांत थी कि पूरा कमरा तुरंत चुप हो गया। उसी पल मुझे समझ आ गया, असल फैसला उसी लड़की के हाथ में है। और फिर डील तय हो जाती है। कुछ समय बाद मैं और जेडन ग्रैंड डची डुप्लिन की सीमा की तरफ बढ़ रहे थे। रास्ते भर विशाल मैदान, ऊंचे पहाड़ और दूर तक फैली हुई जमीन साफ बता रही थी कि इस फैमिली की ताकत कितनी बड़ी है। लेकिन जितनी बड़ी ताकत होती है उसके पीछे उतने ही बड़े राज छुपे होते हैं। और फिर अचानक पहला हमला होता है। एक गोब्लिन चीखते हुए मेरी तरफ दौड़ता है, लेकिन अगले ही पल मेरी उंगलियों से निकली नीली ऊर्जा सीधे उसके शरीर को चीर देती है। गोब्लिन हवा में उछलकर दूर जा गिरता है। उसकी चीख पूरे जंगल में गूंज जाती है। उधर पीछे खड़े लोग पहली बार समझते हैं मैं कोई साधारण मेज नहीं हूं। मेरी आंखें ठंडी हो चुकी थी और अब मेरा शरीर अपने आप लड़ रहा था। मेरे हर कदम में सटीकता थी, हर स्पेल सीधा जान लेने के लिए। एक गोब्लिन मेरी तरफ कूदता है,
लेकिन मैं बिना रुके उसकी गर्दन काट देता हूं। उसका खून हवा में बिखर जाता है और उसी पल सबको समझ आने लगता है मैं सिर्फ मैजिक से नहीं, करीबी लड़ाई में भी उतना ही खतरनाक हूं। तभी पीछे से एक और गोब्लिन कुल्हाड़ी लेकर मुझ पर हमला करता है, लेकिन बिना पीछे देखे ही मैं उसका वार रोक देता हूं और अगले ही सेकंड उसका शरीर जमीन पर गिर चुका होता है। उसे समझने तक का मौका नहीं मिला कि हुआ क्या। कुछ ही मिनटों में पूरा मैदान गोब्लिन्स की लाशों से भर चुका था और उनके बीच मैं अकेला खड़ा था, चेहरे पर खून, लेकिन सांस तक नहीं फूली थी। उधर वो मोनोकल वाला आदमी सदमे में मुझे देख रहा था। शायद उसे पहली बार एहसास हो रहा था जिस बच्चे को वो अपमान समझ रहा था, असल में वही इस मिशन का सबसे खतरनाक इंसान है। तभी मैं जमीन पर बिजली जैसी ऊर्जा छोड़ता हूं। नीली बिजली पूरे मैदान में फैल जाती है। बाकी बचे गोब्लिन्स दर्द से चीखते हैं और अगले ही पल सब शांत हो जाता है। खत्म हो गया, मैं बिना भाव के इतना कहता हूं। फिर खून से सना चेहरा लेकर उनकी तरफ मुड़ता हूं, लेकिन मेरे चेहरे पर ना थकान थी ना डर, सिर्फ शांति। मोनोकल वाला आदमी, वो महिला और नीले हुड वाली लड़की, तीनों मुझे हैरानी से देख रहे थे। वो आदमी हकलाते हुए कहता है, ओह उत्कृष्ट। लेकिन उसकी आवाज में अब पहले वाला घमंड नहीं बचा था, क्योंकि मैंने कुछ ही मिनटों में पूरा इलाका साफ कर दिया था। उधर हुड के नीचे बैठी वो लड़की मुझे चुपचाप देख रही थी। उसके होठों पर हल्की मुस्कान थी। शायद उसे आखिर वो इंसान मिल गया था जिसे वो ढूंढ रही थी। इसके बाद हम वापस बेल्डिन टैवन लौट आते हैं। अब वहां का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। हर तरफ सिर्फ एक ही चर्चा थी, डेरेक। और तभी एक लड़की गुस्से में चिल्लाते हुए मेरे सामने आ जाती है। पेलाइन, वो टेबल पर चढ़कर गुस्से में कहती है, तो अब तुम नोबल्स के कुत्ते बन गए हो। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि मैंने डुप्लिन फैमिली का काम स्वीकार किया। जेडन उसे शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन वो रुकने का नाम नहीं लेती। वो गुस्से में चिल्लाती है, हम चाहे कितने भी गरीब कॉमनर हो, लेकिन हमें कभी नोबल्स के सामने झुकना नहीं चाहिए। फिर वो जेडन की तरफ मुड़कर कहती है, उसने तुम्हें पेमेंट बताई भी है? कितने पैसों में इसने अपनी इज्जत बेच दी? जेडन अजीब सा चेहरा बनाता है, फिर धीरे धीरे अपना हाथ उठाकर 5 उंगलियां दिखाता है। पेलाइन तुरंत हंस पड़ती है, क्या सिर्फ एक सिल्वर? लेकिन जेडन के चेहरे की मुस्कान और चौड़ी हो जाती है। तब उसे एहसास होता है ये सिल्वर नहीं, गोल्ड है, 5 गोल्ड कॉइन। अगले ही पल पेलाइन का चेहरा पूरी तरह बदल जाता है। जो लड़की अभी तक मुझे गालियां दे रही थी, अब उत्साह में चिल्लाती है, तो प्लीज मुझे भी उनके पैरों में रेंगने दो। जेडन तुरंत चिल्लाता है, चुप हो जाओ बेवकूफ। लेकिन मैं पूरा सीन बिना किसी दिलचस्पी के देख रहा था, क्योंकि मेरे लिए असली मिशन अभी शुरू भी नहीं हुआ था। रात धीरे धीरे पूरे शहर पर उतरने लगती है। टैवन के अंदर जश्न जारी रहता है, लेकिन मैं शांत बैठा हर बात को जोड़ रहा था। कुछ तो गलत था। तभी कोई पूछता है, तो असली काम क्या था? मैं शांत आवाज में जवाब देता हूं, कुछ खास नहीं, हमने कुछ गोब्लिन्स मारे, बस। जेडन सिर हिलाता है, लेकिन तभी मैं आगे कहता हूं, लेकिन उनकी पहली छाप बहुत खराब थी। वो लोग अमीर दिखने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तीनों झूठ बोल रहे थे। जेडन तुरंत चौंक जाता है, सच में? मैं धीरे धीरे सारी बातें समझाने लगता हूं। जो आदमी खुद को डिस्पैच ऑफिसर बता रहा था, उसके अंदर ना असली नोबल्स जैसी शालीनता थी, ना बातचीत करने का तरीका। एक असली एरिस्टोक्रेट इतना बनावटी व्यवहार कभी नहीं करता। और ये अकेली गलती नहीं थी। जो औरत खुद को किचन असिस्टेंट बता रही थी, उसके हाथ जरूरत से ज्यादा साफ थे। ऐसे हाथ किसी मेहनत करने वाले इंसान के नहीं हो सकते। मैं हर छोटी चीज याद कर रहा था। उस औरत के मुलायम हाथ, बिना किसी चोट के, लेकिन पेमेंट देते समय उसके अंदर आदेश देने वाली आदत साफ दिखाई दे रही थी। और वो मोनोकल वाला आदमी, उसका हर शब्द ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसे पहले से स्क्रिप्ट याद करवाई हो। अब मुझे पूरा यकीन हो चुका था, उनमें से कोई भी वो नहीं था जो होने का दावा कर रहा था। लेकिन फिर भी मैं चुप था, क्योंकि इस दुनिया में कभी कभी ज्यादा सच जानना कुछ ना जानने से भी ज्यादा खतरनाक होता है। अभी के लिए मैंने सच जानने के बजाय खेल में साथ देने का फैसला किया, क्योंकि जेडन सही कह रहा था। वो मेरी तरफ देखकर हमेशा की तरह शांत आवाज में कहता है, हम मर्सिनरी हैं डेरेक, हमें अपने क्लाइंट्स की जिंदगी में झांकने की जरूरत नहीं। काम करो, पैसे लो और आगे बढ़ जाओ। मैं कुछ सेकंड चुप रहता हूं। जेडन बेवकूफ नहीं था। वो अच्छी तरह जानता था कि हमारी दुनिया में जरूरत से ज्यादा सवाल ऐसी मुसीबत लाते हैं जिन्हें गोल्ड भी ठीक नहीं कर सकता। आखिरकार मैं धीरे से सिर हिला देता हूं, तुम सही कह रहे हो, क्योंकि एवलस्टीन और उसके आसपास की दुनिया किसी जंगल से कम नहीं थी। और जंगल में सिर्फ 2 चीजें मायने रखती हैं, जिंदा रहना और फायदा। बाकी सारे राज, नोबल्स की राजनीति और छुपी हुई सच्चाइयां, उनकी कोई कीमत नहीं थी। अगले दिन साफ आसमान के नीचे हम फिर से ग्रैंड डची डुप्लिन की जमीन पर पहुंचते हैं। चारों तरफ फैले पुराने जंगल, शांत हवा और हर कोने में छुपा खतरा। मिशन आधिकारिक तौर पर शुरू हो चुका था, लेकिन ज्यादा समय नहीं गुजरता। कुछ ही देर बाद सब खत्म हो जाता है। मैं आराम से गोब्लिन्स की लाशों के बीच चल रहा था। मेरे चेहरे पर वही शांति थी जो लड़ाई शुरू होने से पहले थी। फिर मैं उनकी तरफ देखकर कहता हूं, काम खत्म हो गया, अब ये गोब्लिन्स लंबे समय तक वापस नहीं आएंगे। मेरी स्पीड और तरीका इतना खतरनाक था कि बाकी लोग अब भी सदमे में थे। उधर जेडन खुशी से पागल हो रहा था। वो हंसते हुए मेरे पास आता है, जबकि वो मोनोकल वाला आदमी आसपास की तबाही देखकर राहत और हैरानी के बीच खड़ा था। फिर वो धीरे से कहता है, बहुत बढ़िया। लेकिन जेडन को किसी और चीज से मतलब था, पेमेंट। क्योंकि इस अजीब गठबंधन को जोड़कर रखने वाली असली चीज भरोसा नहीं, गोल्ड था। मोनोकल वाला आदमी अपनी जेब से चमकते हुए गोल्ड कॉइन्स निकालता है। धूप उन सिक्कों पर पड़ते ही उनकी चमक लगभग सम्मोहित करने जैसी लग रही थी। लेकिन मैं उन सिक्कों को देखकर और ज्यादा सतर्क हो जाता हूं। इतना पैसा सिर्फ एक साधारण मॉन्स्टर क्लियरिंग मिशन के लिए? कुछ ना कुछ जरूर छुपाया जा रहा था।
उधर जेडन खुशी से लगभग चीख पड़ता है। वो मेरे कंधे पकड़कर कहता है, डेरिक देखो, 2 और गोल्ड कॉइन, इतने पैसे से हम। लेकिन मैं तुरंत उसे शांत रहने को कहता हूं। आवाज नीचे रखो, हम अभी क्लाइंट्स के सामने हैं। तभी वो आदमी फिर से अपना गला साफ करता है। अब उसके चेहरे पर पहले वाली घमंडी नजर नहीं थी, क्योंकि अब वो समझ चुका था उसे कोई खास इंसान मिल गया है और वो मुझे इतनी आसानी से जाने नहीं देना चाहता था। अचानक माहौल फिर गंभीर हो जाता है। वो सीधे मेरी आंखों में देखकर कहता है, डेरिक मैं तुम्हारी क्षमताओं की सच में कद्र करता हूं और मैं तुम्हें एक नया काम देना चाहता हूं। उसकी बात सुनकर मैं और जेडन दोनों कुछ सेकंड के लिए चुप हो जाते हैं। जेडन ने शायद इतने सीधे ऑफर की उम्मीद नहीं की थी, लेकिन मैं समझ रहा था इतनी बड़ी फैमिली का पर्सनल मिशन या तो जिंदगी बदल देता है या सीधे मौत तक ले जाता है। और फिर वो आदमी कीमत बताता है। इस काम के बदले ग्रैंड डची तुम्हें 15 गोल्ड कॉइन देगी। अगले ही पल जैसे पूरी दुनिया रुक जाती है। स्लम्स में पैदा हुए किसी इंसान के लिए 15 गोल्ड कॉइन लगभग सपना था। वो आदमी मेरी तरफ देखकर पूछता है, क्या तुम ये काम करोगे? अब फैसला पूरी तरह मेरे हाथ में था। मैं कुछ सेकंड चुप रहता हूं, क्योंकि मुझे पता था अगर मैंने हाँ कहा तो मेरी जिंदगी बदल सकती है, लेकिन साथ ही मैं ऐसी दुनिया में कदम रखने वाला था जहां एक छोटी गलती भी मौत बन सकती है। फिर भी मैं बिना हिचकिचाए जवाब देता हूं, हाँ। और उसी पल कॉन्ट्रैक्ट तय हो जाता है। कुछ समय बाद एक गाड़ी लंबी सड़क पर आगे बढ़ रही थी। उस गाड़ी में मैं, जेडन और बाकी लोग बैठे थे। सफर लंबा था, लेकिन मुझे महसूस हो रहा था असली परीक्षा अभी शुरू भी नहीं हुई। और फिर हमारे सामने आखिरकार वो जगह दिखाई देती है, डुप्लिन रेजिडेंस। ग्रैंड डची का दिल, उसकी विशाल दीवारें, शानदार वास्तुकला और हर कोने से निकलता दबाव। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा महल खुद बता रहा हो, यहां ताकत रहती है। उधर बेल्डन मर्सनरी का कैप्टन हैक्स उस महल को देखकर घबरा जाता है। उसने शायद जिंदगी में इतनी शाही जगह कभी नहीं देखी थी। लेकिन मैं शांत खड़ा सब कुछ देख रहा था, क्योंकि मुझे अभी भी नहीं पता था आखिर हमें यहां बुलाया क्यों गया है। तभी सामने से एक शानदार कपड़े पहने आदमी हमारी तरफ बढ़ता है। उसकी आंख पर मोनोकल था, चेहरे पर शालीन मुस्कान, लेकिन उसकी आवाज में साफ अधिकार महसूस हो रहा था। वो खुद का परिचय देते हुए कहता है, मेरा नाम डेलान है, मैं ग्रैंड ड्यूक डुप्लिन का ग्रैंड बटलर हूं। फिर वो हल्का झुककर कहता है कि पहले अपनी पहचान छुपाने के लिए उसे अफसोस है। ये सुनते ही हैक्स और ज्यादा नर्वस हो जाता है, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि इतना बड़ा आदमी खुद उनका स्वागत करेगा। लेकिन मैं चुपचाप सब देख रहा था। कुछ देर बाद एक और महिला वहां आती है, सख्त चेहरा, सीधी चाल। वो खुद को कैटरीना बताती है, ग्रैंड ड्यूक की हेडमेड। अब साफ हो चुका था ये दोनों लोग इस पूरे घर के सबसे ताकतवर लोगों में से हैं। जेडन तुरंत सम्मान से झुककर अपना परिचय देता है, जबकि हैक्स अब भी यकीन नहीं कर पा रहा था कि इतने ऊंचे दर्जे के लोग खुद उनका स्वागत करने आए हैं। लेकिन मेरे दिमाग में सिर्फ एक बात चल रही थी, अगर ग्रैंड बटलर और हेडमेड खुद बाहर आए हैं तो जिसने हमें बुलाया है वो इस घर में बेहद महत्वपूर्ण इंसान है। तभी भारी कदमों की आवाज गूंजती है, सबकी नजरें एक साथ उसी दिशा में मुड़ जाती है और उसी पल पूरा माहौल बदल जाता है, क्योंकि अब असल इंसान आने वाला था। भारी कदमों की आवाज धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ रही थी और अगले ही पल एक नीले कपड़ों में ढकी हुई लड़की हमारे सामने आकर रुक जाती है। उसकी मौजूदगी इतनी शाही थी कि हैक्स कुछ सेकंड तक बोल ही नहीं पाता। लंबे काले बाल हवा में धीरे धीरे लहरा रहे थे, लेकिन सबसे अलग थी उसकी मौजूदगी, जैसे पूरा माहौल खुद उसके लिए जगह बना रहा हो। उसी समय जेडन उसे पहचान लेता है, वही लड़की जिसे उसने पहले टैवर्न में देखा था। एक ऐसी लड़की जिसकी खूबसूरती और दबाव को नजरअंदाज करना नामुमकिन था। फिर वो खुद का परिचय देती है, मैं एलेनर डुप्लिन हूं, डुप्लिन परिवार की सबसे बड़ी बेटी। और उसके अगले ही शब्द मेरी जिंदगी बदल देते हैं। वो बिना किसी घुमाव के सीधा कहती है, मैं चाहती हूं कि डेरिक मेरी छोटी बहन डेला का मैजिक ट्यूटर बने। एक पल के लिए मेरी रीढ़ में ठंडक दौड़ जाती है। मैं हमेशा परछाइयों में रहकर काम करना चाहता था, लेकिन अब मुझे सीधे एक नोबल को मैजिक सिखाने के लिए कहा जा रहा था, और वो भी ग्रैंड ड्यूक की बेटी को। लेकिन उसी समय महल के अंदर शांति नाम की कोई चीज नहीं थी, क्योंकि ड्यूक के ऑफिस के अंदर एक पारिवारिक युद्ध शुरू होने वाला था। अचानक दरवाजा जोर से खुलता है, इतनी जोर से कि पूरा कमरा गूंज उठता है। रिक गुस्से में अंदर आता है। उसने सारे नियम और शिष्टाचार भुला दिए थे। वो सीधे अपने पिता और बड़े भाई वैलेरियन की तरफ देखकर चिल्लाता है, अब बहुत हो चुका, इस समस्या को और नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उधर ड्यूक डुप्लिन अपने दस्तावेजों से नजर उठाते हैं। उनके चेहरे पर साफ चिढ़ दिखाई दे रही थी। वो ठंडी आवाज में कहते हैं, रिक अपने दर्जे के हिसाब से व्यवहार करो। लेकिन रिक रुकने वाला नहीं था। वो कमरे में घुटनों पर बैठी रोती हुई मेड की तरफ इशारा करता है, इज्जत से पेश आने की जरूरत मुझे नहीं, डेला को है। वो गुस्से में कहता है कि डेला ने फिर से उसके द्वारा रखी गई नौकरानी को प्रताड़ित किया है। बेचारी मेड लगातार रो रही थी, उसके चेहरे पर डर और बेइज्जती साफ दिखाई दे रही थी। डेला की क्रूरता का एक और शिकार। उधर वैलेरियन शांत रहने की कोशिश करता है। वो रिक से कहता है, आवाज नीचे रखो, हम एक जरूरी चर्चा के बीच में हैं। लेकिन अब रिक को किसी नियम की परवाह नहीं थी। वो गुस्से में कहता है, पिछले महीने 10 से ज्यादा नौकर नौकरी छोड़ चुके हैं। डेला जो चाहे करती है और उसे कभी कोई सजा नहीं मिलती। फिर आखिरकार वो अपने पिता पर फट पड़ता है, आप आखिर कब तक उस गुंडे की हरकतें नजरअंदाज करेंगे? अचानक कमरे की हवा भारी हो जाती है। अब ये सिर्फ बहस नहीं रही थी, ये परिवार के अंदर छुपे जहर का विस्फोट था। तभी वैलेरियन अपना धैर्य खो देता है। वो ठंडी आंखों से रिक को देखकर कहता है, बस अभी के अभी चुप हो जाओ। ड्यूक का ऑफिस अब बाप और बेटों के बीच युद्ध का मैदान बन चुका था। वैलेरियन सख्त आवाज में रिक को वहां से जाने का आदेश देता है। कुछ सेकंड के लिए रिक चुप हो जाता है, लेकिन उसकी आंखों में जलता गुस्सा अब भी साफ दिख रहा था। वो अपने परिवार को इस तरह बर्बाद होते नहीं देख सकता था। फिर वो गहरी आवाज में कहता है, अगर डेला समस्या है तो हमारे पास अभी भी इsoलिन है,
जो परिवार की इज्जत बचा सकती है। और अगले ही पल वो बात कह देता है जो शायद किसी को नहीं कहनी चाहिए थी। डेला को यहां से भेज देना चाहिए। उसकी आवाज में अब कोई हिचक नहीं थी। उसका सब्र खत्म हो चुका था। लेकिन ये सुनते ही ड्यूक डुप्लिन की आंखों में गुस्सा भड़क उठता है। अचानक वो रिक के बाल पकड़ते हैं और उसका सिर जोर से टेबल पर दे मारते हैं। धड़ाम। पूरा कमरा उस आवाज से कांप उठता है। रिक के चेहरे से खून बहने लगता है और ड्यूक उसके ऊपर झुककर डरावनी आवाज में कहते हैं, ये फैसले तुम नहीं करते। पूरा कमरा डर से जम चुका था। लेकिन खून बहने के बावजूद रिक अपने दांत भींचकर धीरे से कहता है, एक दिन आपको फैसला लेना ही पड़ेगा, चाहे आपको पसंद हो या नहीं। लेकिन ड्यूक का चेहरा बिल्कुल नहीं बदलता, सिर्फ ठंडापन। ऐसा ठंडापन जो सिर्फ ताकतवर लोग बरकरार रख सकते हैं। उधर दूसरी तरफ मैं एलेनर के साथ महल के लंबे शानदार गलियारों से गुजर रहा था। बाहर की शांति और अंदर छुपी हिंसा, दोनों के बीच का फर्क साफ महसूस हो रहा था। चलते चलते वो मुझसे पूछती है, क्या तुमने पहले कभी मेरी छोटी बहन डेला के बारे में सुना है? मैं शांत आवाज में जवाब देता हूं, मैंने उसका नाम डुप्लिन फैमिली रिकॉर्ड्स में देखा है। क्योंकि अब तक मैं समझ चुका था इस महल की दीवारों के पीछे कई राज छुपे हैं। एलेनर हल्की उदासी के साथ कहती है, डेला को जानबूझकर लोगों से दूर रखा गया है और उसके पीछे वजह है। तभी सामने हॉल का विशाल दरवाजा खुलता है और अगले ही पल मैं उस परिवार के असली अंधेरे के सामने खड़ा होता हूं। वैलेरियन मुझे देखकर हैरान रह जाता है, जबकि रिक जल्दी से अपने चेहरे का खून साफ करने लगता है ताकि अपनी बेइज्जती छुपा सके। वैलेरियन तुरंत सामान्य व्यवहार करने की कोशिश करता है। वो अपनी बहन का स्वागत करता है और एल्स्टीन में उसके समय के बारे में पूछता है। एलेनर हल्की मुस्कान के साथ जवाब देती है कि उसने वहां आराम से समय बिताया। लेकिन उसकी आंखें तुरंत कमरे के तनाव को महसूस कर लेती है। तभी वैलेरियन जल्दी से कहता है, रिक को बस हल्की चोट लगी है, हम बाद में बात करेंगे। वो साफ तौर पर अपने पिता की हिंसा छुपाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन मैं चुपचाप सब देख रहा था। मेरी लाल आंखें कमरे की हर छोटी चीज नोटिस कर रही थी। झूठ, नफरत और दबा हुआ गुस्सा, सब कुछ इस कमरे की हवा में घुला हुआ था। मैं अब समझ चुका था, मैं किसी साधारण नोबल फैमिली में नहीं आया। मैं भेड़ियों के बीच खड़ा हूं। पीछे अब भी उस मेड के रोने की हल्की आवाज आ रही थी, एक याद दिलाने के लिए कि इस महल के अंदर असली खतरा मॉन्स्टर्स नहीं बल्कि ये परिवार खुद है। और तभी पूरा कमरा अचानक शांत हो जाता है क्योंकि ड्यूक की मौजूदगी खुद सबको चुप करा देती है। मैं बिना डरे उनकी तरफ देखता हूं। जो भी होने वाला था मैं उसके लिए तैयार था। डेला का मैजिक ट्यूटर बनना असल में मेरी असली कहानी की सिर्फ शुरुआत थी। ड्यूक डुप्लिन अपनी कुर्सी पर बैठे धीरे धीरे बातचीत शुरू करते हैं। सबसे पहले वो एलेनर की तरफ देखकर कहते हैं कि उन्हें खुशी है वो एल्स्टीन में सुरक्षित रही। मैं चुपचाप खड़ा सब कुछ देख रहा था। कमरे का माहौल, लोगों की आंखें, बात करते समय उनकी आवाज का हल्का बदलाव, मैं हर छोटी चीज नोटिस कर रहा था। एलेनर फिर औपचारिक तरीके से मेरा परिचय करवाती है। वो अपने पिता से कहती है, ये डेरिक है, वो इंसान जिसे मैं डेला का नया मैजिक ट्यूटर बनाकर लाई हूं। तभी ड्यूक पहली बार मुझे ध्यान से देखते हैं। उनकी नजरें साधारण नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो मेरी बाहरी शांति के पीछे छुपी हर चीज को पढ़ना चाहते हो। मैं बिना कुछ बोले उनकी आंखों में देखता रहता हूं। कुछ सेकंड बाद एलेनर हल्की मुस्कान के साथ कहती है कि शायद उनके पास जरूरी काम होंगे और फिर वो कमरे से बाहर चली जाती है। अब कमरे में सिर्फ मैं और ग्रैंड ड्यूक बचे थे। मैं भी वहां से निकलने के लिए मुड़ता हूं। लेकिन तभी ड्यूक ठंडी आवाज में कहते हैं, रुको, मैं तुमसे अकेले में बात करना चाहता हूं। अगले ही पल मैं सीधे इस साम्राज्य के सबसे ताकतवर लोगों में से एक के सामने खड़ा था। लेकिन मेरे चेहरे पर डर का कोई निशान नहीं था। कमरे की लंबी खिड़कियों से आती धूप फर्श पर फैल रही थी और हमारे बीच की खामोशी जानबूझकर भारी बनाई जा रही थी। ड्यूक फिर से कुछ देर अपने दस्तावेज लिखते रहते हैं, जैसे वो मुझे उस दबाव में परखना चाहते हो। आखिरकार वो चुप्पी तोड़ते हैं। तुम्हारी उम्र कितनी है? उनकी आवाज शांत थी, लेकिन उसके अंदर साफ शक छुपा था। शायद उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि सिर्फ 16 साल का लड़का किसी नोबल को पढ़ाने लायक हो सकता है। मैं छोटे जवाब में कहता हूं, 16। मेरे जवाब में ना घबराहट थी ना सफाई। तभी वो अगला सवाल पूछते हैं, तुम्हारी मैजिक क्षमता क्या है? मैं अपनी ताकत छुपाने की कोशिश करते हुए जवाब देता हूं, मुझे सिर्फ बेसिक फर्स्ट लेवल मैजिक आता है। लेकिन जैसे ही मैं ये बोलता हूं, ड्यूक हल्का सा हंस देते हैं और उसी पल मेरे अंदर खतरे की घंटी बज जाती है। वो शांत आवाज में कहते हैं, झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। हर बार जरूरत से ज्यादा विनम्र होना अच्छाई नहीं कहलाता। मैं कुछ सेकंड तक उनकी आंखों में देखता रहता हूं और तभी मुझे एहसास होता है मेरी सामान्य चालें यहां काम नहीं करेंगी, क्योंकि मेरे सामने बैठा आदमी कोई साधारण नोबल नहीं था। वो एक 5 स्टार मेज था। उनके शरीर से निकलता दबाव साफ महसूस हो रहा था और उस दबाव के सामने झूठी विनम्रता बेकार थी। मैं बिना बोले अपनी गलती स्वीकार कर लेता हूं। ड्यूक मेरी चुप्पी समझ जाते हैं। फिर वो धीमी आवाज में कहते हैं, जरूरत से ज्यादा टैलेंट अगर कंट्रोल ना हो तो इंसान को खुद निगल जाता है। इसके बाद वो मुझे दोबारा ऊपर से नीचे तक देखते हैं, फिर कहते हैं, ना तुम्हारी उम्र ना तुम्हारे कपड़े तुम्हें किसी मैजिक ट्यूटर जैसा दिखाते हैं। मैं शांत लेकिन गर्व भरी आवाज में जवाब देता हूं, मैं एक मर्सिनरी हूं। मैंने अपनी जगह खुद बनाई है, ग्रैंड फैमिलीज की मदद से नहीं। कुछ सेकंड के लिए फिर कमरे में खामोशी छा जाती है, लेकिन शायद एलेनर के भरोसे की वजह से ड्यूक आगे सवाल नहीं बढ़ाते। आखिरकार वो एक मेड को बुलाते हैं और आदेश देते हैं कि मुझे उस एनेक्स तक ले जाया जाए जहां डेला रहती है। मैं दरवाजे की तरफ बढ़ने लगता हूं, लेकिन तभी मैं रुक जाता हूं, फिर पीछे मुड़कर कहता हूं, जाने से पहले मैं एक आखिरी बात कहना चाहता हूं। मेरी बात सुनकर ड्यूक हल्का सा दिलचस्पी दिखाते हैं। वो मुझे बोलने की अनुमति देते हैं। तब मैं धीरे धीरे कहता हूं, मैं एक मर्सिनरी हूं और एक बार कॉन्ट्रैक्ट स्वीकार कर लूं तो अपना काम अधूरा नहीं छोड़ता। मैं एक मर्सिनरी हूं और एक बार कोई कॉन्ट्रैक्ट स्वीकार कर लूं तो उसे आखिर तक पूरा करना मेरी जिम्मेदारी बन जाती है। मैं बिना पलक झपकाए ड्यूक की आंखों में देखता हूं। मेरा काम सिर्फ मैजिक सिखाना नहीं होगा,
मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि डेला मैजिक सीखे और एक असली नोबल की तरह हाई सोसाइटी में अपनी जगह हासिल करे। मेरी बात सुनकर ड्यूक धीरे धीरे अधीर होने लगते हैं। वो ठंडी आवाज में पूछते हैं, तुम बार बार वही बात क्यों दोहरा रहे हो जो यहाँ सबको पहले से पता है? लेकिन मैं अपनी नजरें नहीं हटाता। फिर गंभीर आवाज में कहता हूं, क्योंकि जो मैं आगे मांगने वाला हूं उसके लिए यह बात साफ करना जरूरी था। कुछ सेकंड के लिए कमरा फिर शांत हो जाता है। ड्यूक अब मुझे नई नजर से देखने लगते हैं। उनकी आंखों में हल्की दिलचस्पी भी थी और शक भी। आखिर एक साधारण मर्सनरी पहली मुलाकात में ग्रैंड ड्यूक से कुछ मांगने की हिम्मत कैसे कर सकता है? उधर उसी समय महल के दूसरे हिस्से में अचानक कुछ टूटने की जोरदार आवाज गूंजती है। धड़ाम। एक मेड डर के मारे चीख पड़ती है। प्लेट हवा में उड़कर दीवार से टकराती है और टुकड़ों में बिखर जाती है। डेला के कमरे में हमेशा की तरह अराजकता फैली हुई थी। बेचारी नौकरानी सिर से पैर तक कांप रही थी। वो रोते हुए बार बार माफी मांग रही थी, लेकिन खिड़की की रोशनी के सामने खड़ी डेला उसे सिर्फ ठंडी नफरत से देख रही थी। फिर वो बेहद क्रूर आवाज में कहती है, मेरी नजरों से दफा हो जाओ। अगर यही खड़ी रही तो अगली प्लेट सीधे तुम्हारे चेहरे पर मारूंगी। दूसरी तरफ महल के एक शांत हिस्से में एक टेबल पर चाय रखी थी। वही एलेनर बैठकर हैक्स से बात कर रही थी। हैक्स अब भी उसके फैसले से हैरान था। वो पूछता है, इतने लोगों में से आपने डेरेक को ही क्यों चुना? एलेनर धीरे से सांस छोड़ती है, फिर थकी हुई आवाज में कहती है, मैंने महाद्वीप के लगभग हर मशहूर मैजिक इंस्ट्रक्टर को बुलाया, लेकिन कोई भी डेला को कुछ दिनों से ज्यादा सहन नहीं कर पाया। तभी हैक्स मेरी तरफदारी करते हुए कहता है, डेरेक भले सड़कों पर बड़ा हुआ हो, लेकिन उसके व्यवहार में फर्क है। उसे एक गिरे हुए नोबल ने ट्रेन किया था, इसलिए उसे हाई सोसाइटी के तौर तरीके आते हैं। एलेनर हल्की मुस्कान के साथ कहती है, मुझे वो काफी शांत और दयालु लगा। मुझे लगा शायद वो डेला को धैर्य और नरमी से संभाल पाएगा। लेकिन हैक्स अचानक हंस पड़ता है। फिर वो सिर हिलाकर कहता है, आप बहुत भोली हैं लेडी एलेनर। डेरेक बचपन से सड़कों पर जिया है और छोटी उम्र से मर्सनरी रहा है। ऐसी जिंदगी जीने वाला इंसान सिर्फ दयालु होकर जिंदा नहीं रह सकता। उसकी आवाज गंभीर हो जाती है। उसके अंदर अंधेरा भी है। एलेनर कुछ सेकंड चुप हो जाती है। शायद अब उसे एहसास होने लगा था, मैं उतना नरम इंसान नहीं हूं जितना बाहर से दिखता हूं। उधर मैं धीरे धीरे उस एनेक्स के अंधेरे गलियारों से गुजर रहा था जहां डेला रहती थी। ड्यूक के नौकर लगातार मुझे देख रहे थे, जैसे मैं किसी दुश्मन इलाके में घुस रहा हूं। मैं आगे बढ़ता रहता हूं। फिर आखिरकार मैं उन बड़े दरवाजों के सामने रुकता हूं जो सीधे डेला के कमरे तक जाते थे। मुझे साफ एहसास था, इन दरवाजों के पीछे मेरे धैर्य और मेरी काबिलियत दोनों की परीक्षा होने वाली है। मैं धीरे धीरे अपना हाथ उठाता हूं और दरवाजे पर दस्तक देता हूं। ठक ठक। उस आवाज के साथ डुप्लिन परिवार के आधिकारिक ट्यूटर के रूप में मेरा पहला दिन शुरू हो जाता है। लेकिन मेरे चेहरे पर अब भी कोई भाव नहीं था। मैं पहले ही खुद को हर पागलपन के लिए तैयार कर चुका था जो वो लड़की मेरे सामने लाने वाली थी। फिर मैं बिना झिझक दरवाजे का हैंडल घुमाता हूं। अब वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं था। अंदर घुसते ही मैं शांत आवाज में अभिवादन करता हूं। खिड़की से आती रोशनी कमरे के बीच बैठी एक लड़की की परछाई बना रही थी। वो मेरी तरफ पीट करके बैठी थी। पूरा कमरा अस्वाभाविक रूप से शांत था। मैं विनम्र आवाज में कहता हूं, मेरा नाम डेरेक है और आज से मैं आपका नया मैजिक ट्यूटर हूं। फिर मैं पूछता हूं कि क्या मैं पास आ सकता हूं। कुछ सेकंड तक वो कोई जवाब नहीं देती। फिर आखिरकार डेला की आवाज सुनाई देती है और सिर्फ उसकी आवाज ही काफी थी ये समझाने के लिए वो हर इंसान को अपने नीचे समझती है। वो ठंडी आवाज में कहती है, पास आओ। उसने अब तक अपना चेहरा भी नहीं दिखाया था, लेकिन उसके शब्द ही चुनौती जैसे लग रहे थे। मैं धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगता हूं। हर कदम के साथ कमरे का दबाव और भारी महसूस हो रहा था, जैसे मैं धीरे धीरे तूफान के बीच पहुंच रहा हूं। उधर डेला के होंठों पर खतरनाक मुस्कान उभर आती है। उसके लिए मैं बस एक नया खिलौना था जिसे तोड़कर वो अपना मनोरंजन करने वाली थी। और अगले ही पल बिना किसी चेतावनी के वो अपने चाय के कप का सारा पानी सीधे मेरे चेहरे पर फेंक देती है। गर्म पानी मेरे चेहरे से बहता हुआ कपड़ों तक पहुंच जाता है, लेकिन मैं हिलता तक नहीं। मेरे चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं था, जैसे ये सब मेरे लिए मामूली बात हो। डेला जोर जोर से हंसने लगती है, फिर नकली चिंता दिखाते हुए मेरा मजाक उड़ाती है। वो मुझे सीवर का चूहा कहती है और पूछती है कि क्या मैं सच में वही मर्सनरी हूं जिसके बारे में बटलर ने बताया था, या बस स्लम से भागकर आया कोई आवारा जानवर। फिर वो धीरे धीरे अपनी सीट से उठती है। उसकी हर हरकत में घमंड और क्रूरता साफ दिखाई दे रही थी। वो फर्नीचर को लात मारते हुए रास्ते से हटाती है, जैसे कमरे की हर चीज सिर्फ उसके गुस्से को सहने के लिए बनी हो। अचानक वो पास रखी एक बाल्टी उठाती है और पूरा गंदा पानी मेरे ऊपर फेंक देती है। फिर होंठ टेढ़े करके कहती है, तुम जैसे नीची औकात वाले इंसान पर गंदा पानी बिल्कुल सूट करता है। गंदा पानी लगातार मेरे चेहरे से टपक रहा था, लेकिन मैं अब भी बिल्कुल शांत खड़ा था। मेरी चुप्पी डेला को और ज्यादा परेशान कर रही थी। वो चिढ़कर कहती है, चिढ़ाने के लिए पानी भी खत्म हो गया। उसके लिए ये सब बिल्कुल सामान्य था। दूसरों को अपमानित करना, उन्हें तोड़ना, जैसे क्रूरता उसकी आदत बन चुकी थी। गीले सफेद बालों के पीछे से मेरी लाल आंखें ठंडी चमक रही थी। उन आंखों में डर नहीं था, ना झुकाव, सिर्फ निरीक्षण। मैं उसे ध्यान से देख रहा था और पहली बार डेला उस नजर से डर जाती है। कुछ सेकंड के लिए उसके चेहरे पर हिचक दिखाई देती है, लेकिन जब उसे एहसास होता है कि मैं उससे डर नहीं रहा, तो उसका डर तुरंत गुस्से में बदल जाता है। वो चीखते हुए कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऐसी नजरों से देखने की? और अगले ही पल वो पूरी ताकत से मुझे लात मार देती है। धड़ाम। मैं जमीन पर गिर जाता हूं, लेकिन फिर भी मेरे मुंह से एक आवाज तक नहीं निकलती। डेला मेरे ऊपर खड़ी खुद को समझाने की कोशिश कर रही थी कि पूरा कंट्रोल अब भी उसी के हाथ में है। वो धीरे धीरे गालियां बड़बड़ाने लगती है, लेकिन जितना ज्यादा मैं शांत रहता उतना ही उसका गुस्सा बढ़ता जा रहा था, क्योंकि उसके लिए सबसे बड़ी जीत थी सामने वाले का टूट जाना, और मैं टूट नहीं रहा था। वो घिन से अपनी नाक ढकते हुए मेरे स्लम्स वाले अतीत का मजाक उड़ाती है। उसकी नजर में मेरे जैसे लोग इंसान भी नहीं थे। उसी सोच से वो खुद को मजबूत महसूस करती थी। अचानक जब मैं उठने की कोशिश करता हूं, वो अपना जूता उठाकर सीधे मेरे ऊपर फेंक देती है। धप। वो मुझे दोबारा मारती है, जैसे वो मुझे एक पल के लिए भी इज्जत महसूस नहीं करने देना चाहती थी। फिर वो आराम से टेबल के सहारे टिक जाती है। उसके चेहरे पर खुली हुई नफरत साफ दिखाई दे रही थी।
मेरे लिए। मैं उसके रास्ते में आया सिर्फ एक बदकिस्मत कचरा था। फिर होठों पर तिरछी मुस्कान लाकर वो कहती है, अपनी औकात याद रखो, तुम जैसे लोग नोबल्स को कुछ सिखा नहीं सकते। एक गटर का चूहा मुझे मैजिक सिखाएगा? वो खुद ही अपनी बात पर हंसने लगती है। उधर दूसरी तरफ ड्यूक के ऑफिस में गहरी शांति फैली हुई थी। किताबें, दस्तावेज और भारी लकड़ी की अलमारियां, जैसे इस महल के अंदर छुपे सारे राजों की गवाह हों। ड्यूक डुप्लिन खिड़की के सामने खड़े बाहर देख रहे थे। उन्हें अच्छी तरह पता था, मेरा इस घर में आना एक बहुत बड़ा जोखिम है, क्योंकि अब तक कोई भी इंसान डेला को संभाल नहीं पाया था। उनके चेहरे पर थकान भी थी और वही पुराना ठंडा अधिकार भी। तभी उन्हें हमारी पहले की बातचीत याद आती है। मैंने उनसे साफ कहा था कि डेला की समस्या अब सामान्य तरीकों से ठीक नहीं हो सकती। और फिर मैंने उनसे एक ऐसी चीज मांगी थी जो इस घर में पहले कभी किसी को नहीं मिली। डेला की शिक्षा पर पूरी और बिना शर्त अधिकार। मैंने साफ कह दिया था, मेरे तरीकों में कोई दखल नहीं देगा, चाहे वो तरीके कितने भी असामान्य क्यों ना लगे। ड्यूक को मेरा प्रस्ताव पसंद नहीं आया था, लेकिन उनके पास कोई दूसरा विकल्प भी नहीं था। इसलिए आखिरकार उन्होंने मुझे वो अधिकार दे दिया। और अब वर्तमान में वापस। धाप। अचानक कमरे में थप्पड़ की तेज आवाज गूंजती है। मेरा सब्र खत्म हो चुका था। मेरा हाथ सीधे डेला के गाल पर पड़ता है। उसकी पूरी बनावटी शान उसी पल टूट जाती है। वो अपना गाल पकड़कर नीचे गिर जाती है। लेकिन सच कहूं, उसे चोट थप्पड़ से कम और सदमे से ज्यादा लगी थी। मैं आराम से अपना दस्ताना ठीक करता हूं। मेरी शांति किसी भी गुस्से से ज्यादा डरावनी थी। पूरा कमरा जैसे मेरे नियंत्रण में आ चुका था। कुछ सेकंड की खामोशी किसी चीख से भी ज्यादा भारी लग रही थी, क्योंकि पहली बार डेला किसी ऐसे इंसान के सामने खड़ी थी जो ना उसके नाम से डरता था, ना उसके गुस्से से। उसका कांपता हुआ हाथ अपने लाल पड़े गाल पर था। उसकी आंखों में अविश्वास भरा हुआ था। एक कॉमनर उस पर हाथ कैसे उठा सकता है? शायद उसका दिमाग अभी तक यही समझने की कोशिश कर रहा था। मैं उसे ठंडी नजरों से देखता हूं, फिर सिर्फ एक शब्द कहता हूं, उठो। और उसी पल इस कमरे में ड्यूक के नियम खत्म हो चुके थे। अब यहां सिर्फ मेरे नियम चलने वाले थे। मुझे 3 साल पुरानी एक बात याद आती है। उस समय मैं अपनी मास्टर कार्डिया फ्लेमार्ड के साथ सफर कर रहा था। साफ आसमान, धीरे धीरे चलती गाड़ी। और उसी दौरान मैंने उनसे एक सवाल पूछा था, अगर कोई ऐसा स्टूडेंट हो जो प्यार और नरमी की कद्र ही ना करता हो, तो आप उसे कैसे सिखाएंगी? कार्डिया कुछ पल सोचती है, फिर शांत आवाज में जवाब देती है, सबसे पहले मैं उसे समझने की कोशिश करूंगी। मैं जानना चाहूंगी कि वो ऐसा क्यों है। लेकिन मुझे उनका जवाब बहुत आदर्शवादी लगा था। मैं तुरंत पूछता हूं, और अगर वो समझने के बाद भी ना बदले? कार्डिया हल्का सा मुस्कुराती है, फिर कहती है, जब शब्द काम ना करे तो इंसान को कोई दूसरा रास्ता ढूंढना पड़ता है। उनकी आंखें अचानक गंभीर हो जाती है। फिर वो धीरे से कहती है, और कभी कभी वो रास्ता डर होता है, इतना गहरा डर जो इंसान की आत्मा तक पहुंच जाए। वर्तमान में वापस। डेला अब भी सदमे में जमीन पर बैठी थी। उसका गाल जल रहा था और मैं उसके सामने बिना किसी दया के खड़ा था। फिर मैं दोबारा कहता हूं, उठो और दूसरों के साथ सम्मान से पेश आना सीखो। लेकिन अपमान उसके अंदर आग की तरह जल रहा था। वो कांपते हुए खड़ी होती है, फिर गुस्से में चीखती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? एक घटिया कॉर्नर। लेकिन वो अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाती। धाप। दूसरा थप्पड़, इस बार पहले से भी ज्यादा तेज। अब उसे समझ आने लगा था। मैं मजाक नहीं कर रहा। मैं उसकी आंखों में देखते हुए कहता हूं, मैं अपनी बात दोबारा नहीं दोहराऊंगा। अब से सम्मान कोई विकल्प नहीं है, ये नियम है। लेकिन दर्द में भी डेला के चेहरे पर खतरनाक मुस्कान आ जाती है। उसे अब भी लगता था कि जीत उसी की होगी, क्योंकि जैसे ही नौकरों को पता चलेगा एक कॉमनर ने उस पर हाथ उठाया है, सब कुछ बदल जाएगा। वो तुरंत जोर जोर से चिल्लाने लगती है, डेलान, डेलान, अभी आओ। कुछ ही सेकंड में ग्रैंड बटलर डेलान दौड़ता हुआ कमरे में पहुंच जाता है। लेकिन जैसे ही वो अंदर का दृश्य देखता है, वो जम जाता है। उसकी आंखों के सामने डेला खड़ी थी, चेहरा लाल पड़ा हुआ, और सामने मैं। डेलान तुरंत गुस्से में मेरी तरफ मुड़ता है। वो कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लेडी डेला पर हाथ उठाने की? अगर तुम्हारे पास इसका उचित कारण नहीं है तो ग्रैंड ड्यूक का गुस्सा तुम्हें बर्बाद कर देगा। लेकिन मैं बिना कुछ बोले अपनी कमर से एक पुराना दस्तावेज निकालता हूं, फिर उसे उसके हाथ में दे देता हूं। उस पर ग्रैंड ड्यूक की आधिकारिक मुहर लगी हुई थी। डेलान उसे पढ़ने लगता है और पढ़ते पढ़ते उसके माथे पर पसीना आने लगता है, क्योंकि उस दस्तावेज में साफ लिखा था, डेरेक को डेला की शिक्षा पर पूर्ण अधिकार दिया जाता है। वो जरूरत पड़ने पर किसी भी तरीके का इस्तेमाल कर सकता है। कुछ सेकंड बाद डेलान पूरी तरह चुप हो जाता है, और उसी पल डेला की दुनिया टूटने लगती है, क्योंकि अब उसे समझ आ गया था, इस बार उसका पिता भी उसे बचाने नहीं वाला। रात धीरे धीरे पूरे महल पर छा जाती है, लेकिन तनाव खत्म नहीं होता, बल्कि और बढ़ जाता है। पूर्णिमा की चांदनी लंबे गलियारों पर फैली हुई थी, और तभी गुस्से से भरे कदमों की आवाज सुनाई देती है। वैलेरियन तेजी से मेरी तरफ आ रहा था। उसे अभी अभी पता चला था कि मैंने उसकी बहन को थप्पड़ मारा है। वो कमरे में घुसते ही चिल्लाता है, वो मर्सिनरी कहां है? लेकिन मैं पहले से उसकी प्रतीक्षा कर रहा था, आराम से बैठा हुआ,
शांत, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। और शायद यही चीज उसे सबसे ज्यादा गुस्सा दिला रही थी। वो मेरी तरफ उंगली करके चिल्लाता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई डेला पर हाथ उठाने की? तभी रिक बीच में आ जाता है। वो स्थिति को और बिगड़ने से रोकने की कोशिश करता है। मैं बिना घबराए जवाब देता हूं, जो मैंने किया वो ग्रैंड ड्यूक की अनुमति से किया। वैलेरियन की आंखों में अब भी गुस्सा था, लेकिन रिक उसे याद दिलाता है, डेरेक को एलेनर लेकर आई थी और पिता ने खुद उसे मंजूरी दी है। फिर वो गंभीर आवाज में कहता है, अगर तुम ऐसे ही व्यवहार करोगे तो सबसे ज्यादा नुकसान बड़ी बहन की स्थिति को होगा। कुछ देर बाद वैलेरियन आखिर खुद को शांत कर लेता है। फिर वो मुझे अपने साथ चलने को कहता है और रिक को वही रुकने का आदेश देता है। मैं बिना विरोध किए उसके पीछे चल पड़ता हूं। पीछे से रिक हल्की मुस्कान के साथ कहता है, सच कहूं तो डेला को किसी ना किसी की जरूरत थी जो उसे रोके। फिर वो मुझे भरोसा दिलाता है कि वैलेरियन ज्यादा आगे नहीं जाएगा। मैं कुछ नहीं कहता, बस चुपचाप इस परिवार को समझने की कोशिश करता रहता हूं, क्योंकि जितना ज्यादा मैं इन्हें देख रहा था उतना ही महसूस कर रहा था कि समस्या सिर्फ डेला नहीं है, पूरा परिवार टूटा हुआ है। चलते चलते वैलेरियन गहरी सांस छोड़ता है। वो अब भी समझ नहीं पा रहा था कि वो अपनी बहन को क्यों बचाना चाहता है, जबकि हर कोई उसे छोड़ चुका था। कुछ देर बाद हम एक पुराने कमरे के सामने रुकते हैं। चांदनी की रोशनी में एक पुरानी गुड़िया पड़ी हुई थी, जैसे किसी खोए हुए बचपन की आखिरी निशानी। वैलेरियन दरवाजा खोलता है, फिर गंभीर आवाज में कहता है, अंदर आओ। कमरा बाकी महल से बिल्कुल अलग था, कम भव्य, ज्यादा निजी। फिर वो बताता है, ये डेला का पुराना कमरा है, जब उसे एनेक्स में नहीं भेजा गया था। मैं धीरे धीरे अंदर जाता हूं और तभी मेरी नजर एक अधूरी पेंटिंग पर पड़ती है। एक शांत झील, उसके पीछे डूबता हुआ सूरज, लेकिन पेंटिंग पूरी नहीं थी। वैलेरियन उदास आवाज में कहता है, डेला को पेंटिंग बहुत पसंद थी। उसे अपनी छोटी बहन का मुस्कुराता चेहरा याद आता है जब वो गर्व से अपनी ड्राइंग दिखाती थी। फिर वो बताता है, लेकिन एक अजीब बात हमेशा थी, वो कभी अपनी पेंटिंग पूरी नहीं करती थी, सिर्फ वही हिस्सा बनाती थी जो उसे पसंद आता था, बाकी खाली छोड़ देती थी। मैं चुपचाप सब सुनता रहता हूं। फिर वैलेरियन अपने पहले के व्यवहार के लिए माफी मांगता है। मैं बस सिर हिला देता हूं, लेकिन फिर उससे पूछता हूं, तुम मुझे ये सब क्यों दिखा रहे हो? कुछ सेकंड की चुप्पी के बाद वो जवाब देता है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम जानो, डेला हमेशा ऐसी नहीं थी। वो बताता है कि ब्लड लाइन और नोबल खून को लेकर उसका जुनून अचानक शुरू हुआ था और धीरे धीरे वही चीज उसे निकल गई। आखिरकार उसी वजह से उसे मुख्य महल से निकालकर एनेक्स में भेज दिया गया। वैलेरियन खुद भी नहीं जानता था कि उसके साथ ऐसा क्या हुआ। उधर मैं उसकी पुरानी किताबें देखने लगता हूं। तभी अचानक मुझे कुछ अजीब नजर आता है। मैं एक किताब खोलता हूं, फिर दूसरी, फिर तीसरी, और हर जगह नोट्स, बहुत सारे नोट्स। मैं धीरे से बड़बड़ाता हूं, रुको एक सेकंड। फिर वैलेरियन से पूछता हूं, क्या ये रेगुलेशन स्कूल की थ्योरी बुक्स है? वो तुरंत सिर हिलाकर हां कहता है और बताता है कि यही वो बुनियादी किताबें हैं जो हर नोबल को मैजिक सीखने से पहले पढ़नी पड़ती है। मेरी आंखें चमक उठती है, क्योंकि अब मुझे समझ आने लगा था। डेला ने मैजिक को छोड़ा नहीं था, वो चुपचाप खुद पढ़ रही थी, खुद समझने की कोशिश कर रही थी। और उसी पल मुझे पहली बार उम्मीद दिखाई देती है, क्योंकि उसके अंदर अभी भी एक चीज जिंदा थी, जिद और सीखने की इच्छा। मैं धीरे धीरे किताब बंद कर देता हूं। कमरे की दीवारों पर टंगी उदास पेंटिंग्स, अधूरी तस्वीरें और धूल से ढकी यादें, सब एक ऐसी लड़की की कहानी सुना रही थी जो अब कहीं खो चुकी थी। लेकिन अब मेरे दिमाग में तस्वीर साफ हो चुकी थी। डेला की समस्या मैजिक नहीं थी, समस्या कुछ और थी। और उसी पल मैंने अपना फैसला कर लिया। मैं वैलेरियन की तरफ देखकर कहता हूं, मैं उसे एक मौका दूंगा, लेकिन असली ट्रेनिंग अब शुरू होगी। रात धीरे धीरे पूरे डुप्लिन मिशन पर उतर आती है। हर तरफ सन्नाटा था, इतना गहरा कि कोई सोच भी नहीं सकता था कि कुछ देर बाद क्या होने वाला है। उधर डेला अपने शानदार बिस्तर पर आराम से सो रही थी। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसकी जिंदगी की सबसे डरावनी रात शुरू होने वाली है। धड़ाम, अचानक ठंडे पानी से भरी बाल्टी उसके ऊपर उलट जाती है। डेला चीखते हुए बिस्तर से उछल पड़ती है। उसका पूरा शरीर भीग चुका था, ठंडा पानी उसकी सांसें तक छीन रहा था। वो घबराकर इधर उधर देखने लगती है और तभी उसे मैं दिखाई देता हूं। मेरे हाथ में खाली बाल्टी थी और चेहरे पर ऐसा भाव जैसे मैं किसी बेवकूफ बच्चे को देख रहा हूं। मैं व्यंग्य से कहता हूं, सच में तुम अभी सो रही थी? कुछ देर बाद मैं उसे महल के बाहर घने जंगल में ले आता हूं। चारों तरफ अंधेरा था, हवा तक अजीब लग रही थी और जंगल का सन्नाटा उसके डर को और बढ़ा रहा था। फिर मैं उसे जोर से धक्का देता हूं। वो जमीन पर गिर जाती है। ठंड, गुस्सा और अपमान सब एक साथ उसके चेहरे पर दिखाई दे रहा था। वो मुझे घूरते हुए कहती है, तुम्हें क्या लगता है इससे कुछ बदल जाएगा?
अपने सपनों की दुनिया से बाहर निकलो। तुम होते कौन हो मुझे सिखाने वाले? मैं गहरी सांस छोड़ता हूं, जैसे किसी जिद्दी बच्चे से परेशान हो चुका हूं। फिर उसके करीब झुककर कहता हूं, तुम सुनती ही नहीं हो। चलो तुम्हें एक दिलचस्प बात बताता हूं। मेरे होठों पर हल्की मुस्कान आ जाती है, लेकिन वो मुस्कान सामान्य नहीं थी। मैं धीरे से कहता हूं, सच बताऊं, मेरा तुम्हें मैजिक सिखाने का कोई इरादा नहीं है। अंधेरे में मेरी लाल आंखें चमक उठती है और पहली बार डेला का दिल जोर से धड़कता है। वो हकलाते हुए कहती है, क्या? तुमने अभी क्या कहा? मैं दोनों हाथ फैलाकर कहता हूं, तुम्हें क्या लगता है मेरे जैसा कॉमनर नोबल्स की इज्जत करता होगा? ये ट्यूटर वाला नाटक सिर्फ बहाना है। फिर मैं धीरे धीरे अपनी तलवार बाहर निकालता हूं। छन, रात के अंधेरे में स्टील की आवाज गूंज उठती है और उसी पल डेला को पहली बार मौत महसूस होती है। मैं उसकी आंखों में देखते हुए कहता हूं, तुम्हें पता है, ऊंचे दर्जे के नोबल्स की चीखें बहुत खूबसूरत लगती है। अब उसके चेहरे का रंग उड़ चुका था। वो धीरे धीरे पीछे हटने लगती है, घास पर फिसलती हुई, कांपती हुई। वो मुझे धमकाने की कोशिश करती है, तुम बच नहीं पाओगे अगर तुमने ऐसा कुछ किया तो। लेकिन उसकी आवाज कांप रही थी। मैं उसके सामने हंस पड़ता हूं, फिर कहता हूं, बच जाऊंगा। वैसे भी कुछ दिनों बाद तुम्हें मठ भेज दिया जाएगा। तुम्हारी बात पर कौन यकीन करेगा? फिर मैं और करीब आता हूं, और अगर कुछ ज्यादा बड़ा हो गया तो मैं अपनी जान देकर माफी मांग लूंगा। आखिर एक कॉमनर की जान की कीमत ही कितनी होती है? मैं उसी के भेदभाव का मजाक उड़ा रहा था, यहां तक कि मैं कहता हूं कि मैं भाग भी सकता हूं। आखिर डुप्लिन परिवार का सबसे बड़ा सिरदर्द खत्म करके मैं उन पर एहसान ही करूंगा। अब डेला पूरी तरह टूट चुकी थी। ये कोई ट्रेनिंग नहीं थी, ये तो फांसी जैसी लग रही थी। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी, मैं मर जाऊंगी, ये सच में मुझे मार देगा। और अगले ही पल वो पूरी ताकत से जंगल की तरफ भागती है, बिना पीछे देखे, क्योंकि उसे लगता है यही बचने का आखिरी मौका है। मैं शांत खड़ा उसे भागते हुए देखता हूं। असली खेल अब शुरू हुआ था। डेला मैदान पार करते हुए दौड़ रही थी। उसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि जैसे सीने से बाहर निकल जाएगा। उसे पता था कि अगर वो खुले मैदान में रही तो मैं कुछ सेकंड में उसे पकड़ लूंगा। इसलिए वो जंगल की तरफ भागती है। उसे भरोसा था कि वो इस इलाके को मुझसे बेहतर जानती है। वो सोचती है कि जंगल का चक्कर लगाकर वापस महल पहुंच जाएगी और फिर मुझे फांसी चढ़वा देगी। यहां तक कि डर के बीच भी उसका घमंड जिंदा था। लेकिन तभी अचानक रात का अंधेरा लाल रोशनी से चमक उठता है। भीषण गर्मी पूरे जंगल में फैल जाती है। डेला रुक जाती है, उसकी आंखें फैल जाती है। दूर एक खुली जगह पर मैं खड़ा था। मेरा एक हाथ हवा में उठा हुआ था और उसके ऊपर आग का एक विशाल गोला तैर रहा था। डेला कांपती आवाज में बुदबुदाती है, फायरबॉल। और उसी पल उसके चेहरे से बचा हुआ रंग भी गायब हो जाता है, क्योंकि वो उस स्पेल को पहचानती थी। 2 स्टार मैजिक। उसका दिमाग सुन पड़ जाता है। एक साधारण मर्सिनरी 2 स्टार स्पेल कैसे इस्तेमाल कर सकता है? अब उसे समझ आने लगा था। उसने मुझे बहुत बुरी तरह कम आंका था। मैं उसकी आंखों में डर देखकर मुस्कुराता हूं, फिर बिना एक सेकंड गवाए फायरबॉल उसकी तरफ फेंक देता हूं। धाम! आग का गोला हवा को चीरते हुए उसकी तरफ बढ़ता है। डेला मौत को अपनी तरफ आते हुए देख रही थी। उसकी आंखों में आग की लपटें साफ दिखाई दे रही थी। समय जैसे धीमा पड़ गया था। फिर वो चीखते हुए जमीन पर कूद जाती है। फायरबॉल उसके बिल्कुल पास से गुजरता है और अगले ही पल धड़ाम! पूरा जंगल धमाके से कांप उठता है। आग और धुआं आसमान की तरफ उठते हैं। जमीन तक हिल जाती है। डेला कांपती हुई जमीन पर पड़ी थी। उसकी सांसें बेकाबू हो चुकी थी। डर ने उसे पूरी तरह तोड़ दिया था। अब वहां कोई घमंडी नोबल नहीं थी, सिर्फ एक डरी हुई लड़की थी। मैं धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ता हूं। मेरी लाल आंखें अंधेरे में चमक रही थी। फिर उसके सामने रुककर मुस्कुराता हूं और कहता हूं, लगता है निशाना चूक गया। लेकिन डेला समझ चुकी थी, यह शुरुआत थी। उसका असली दुस्वप्न अभी शुरू हुआ था। पूर्णिमा के चांद के नीचे शिकार शुरू हो चुका था और वो शिकार डेला थी। वो दोबारा भागती है। पेड़ों की शाखाएं उसकी त्वचा को काट रही थी। पत्थर उसके पैरों को घायल कर रहे थे, लेकिन डर उसे लगातार आगे धकेल रहा था। उसकी सांसें टूट रही थी। चेहरे पर ठंडा पसीना बह रहा था। तभी अचानक उसका पैर जड़ से टकराता है। धप! वो बुरी तरह जमीन पर गिर जाती है। अब उसके अंदर नोबल्स वाली शान का एक टुकड़ा भी नहीं बचा था, सिर्फ जिंदा रहने की चाह। और तभी फू! अंधेरे को चीरती हुई नीली माना की तीरें उसकी तरफ आती है। एक तीर उसके चेहरे से कुछ इंच दूर निकल जाता है। डेला की आंखें डर से फैल जाती हैं।
वो किसी तरह उठती है और भागने लगती है, क्योंकि अब उसे समझ आ चुका था उसका सामना किसी ट्यूटर से नहीं, एक अनुभवी योद्धा से है। मैं परछाइयों से बाहर निकलता हूं, आराम से चलते हुए फिर कहता हूं, तुम काफी तेज हो, जैसे ये सब कोई खेल हो। डेला मुझे नफरत और डर से घूरती है, फिर भी हार नहीं मानती और एक बार फिर भागने लगती है। मैं उसे जाते हुए देखता हूं, क्योंकि मेरे लिए ये सिर्फ पीछा नहीं था, ये एक सबक था जो उसकी आत्मा पर हमेशा के लिए लिखा जाने वाला था। उधर डेला का दिमाग पूरी तरह बिखर चुका था। मैं और कितनी देर भागूंगी? क्या मैं सच में बच सकती हूं? उसके फेफड़े जल रहे थे, हर सांस दर्द बन चुकी थी। मैं घुटनों के बल बैठकर जंगल की जमीन पर हाथ रखता हूं। मुझे उसे देखने की जरूरत नहीं थी, मैं पहले से जानता था कि वो कहां जा रही है। और तभी मुझे उसकी एक पुरानी पेंटिंग याद आती है। वो अधूरी थी, लेकिन उसमें जीवन भरा हुआ था। तभी मुझे सच समझ आता है, डेला निकम्मी नहीं है। वो माना को अलग तरीके से महसूस करती है, कच्चे लेकिन असली तरीके से। मैं धीरे से बुदबुदाता हूं, मिल गया, आखिरकार चाबी मिल गई, उसकी असली क्षमता तक पहुंचने की चाबी। उसी समय डेला आखिरी बार विद्रोह करने की कोशिश करती है। वो चीखते हुए मेरी तरफ दौड़ती है, हाथ में एक बड़ा पत्थर पकड़े हुए, लेकिन मैं पलक तक नहीं झपकाता। छन, एक ही हरकत में मेरी तलवार बाहर निकलती है और पत्थर हवा में उड़ जाता है। डेला पूरी तरह निहत्थी खड़ी रह जाती है, उसकी सांसें टूट रही थी, उसका घमंड बिखर चुका था और पहली बार उस शैतान जैसी लड़की के चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। पहली बार डेला के चेहरे से वो शैतानी मुस्कान गायब हो चुकी थी। उसका घमंड, उसकी नकली ताकत, सब टूट चुका था। मैं कुछ सेकंड तक उसे देखता रहता हूं, फिर धीरे से कहता हूं, मानना पड़ेगा, तुम्हारे अंदर हिम्मत है। क्योंकि मैं जानता था, जिस इंसान को यकीन हो जाए कि वो मरने वाला है, उसके लिए पलटकर हमला करना आसान नहीं होता। डेला आखिरकार घुटनों के बल जमीन पर गिर जाती है, उसके हाथ गीली मिट्टी में धंस जाते हैं, उसकी सांसें टूट चुकी थी। लेकिन सच कहूं, उसका शरीर नहीं, उसका मन हार चुका था। मैं धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ता हूं, चांदनी में मेरी लाल आंखें चमक रही थी। फिर मैं ठंडी आवाज में कहता हूं, अब तुम्हें भागने की ताकत भी नहीं बची। इसके बाद मैं तलवार उसकी गर्दन पर रख देता हूं। चांद की रोशनी तलवार पर चमक रही थी, पूरा दृश्य किसी फांसी से पहले के पल जैसा लग रहा था। फिर मैं पूछता हूं, कोई आखिरी बात? लेकिन मेरे सवाल पर डेला अचानक हंस पड़ती है। वो हंसी खुश नहीं थी, कड़वी थी, खुद से नफरत भरी। वो मेरी तरफ देखकर कहती है, क्या तुम्हें लगता है मैं माफी मांगूंगी? उसकी आंखों में अब भी जिद बाकी थी। वो दांत भींच कर कहती है, तुम जैसे लोगों की तरह मैं रेंगती नहीं हूं। मारना है तो मार दो। कुछ सेकंड के लिए मैं चुप हो जाता हूं, फिर वही सवाल पूछता हूं जो इस पूरी कहानी का असली केंद्र था। मैं उससे पूछता हूं, तुम अपने खून, अपनी वंशावली और अपने स्टेटस को लेकर इतनी पागल क्यों हो? आखिर इस नकाब के पीछे छुपा क्या है? जंगल एकदम शांत हो जाता है। डेला मेरी तरफ पीट कर लेती है, लेकिन उसके कांपते कंधे बता रहे थे मेरी बात सीधे उसके दिल पर लगी है। कुछ देर बाद टूटी हुई आवाज में वो कहती है, फिर मेरे पास बचेगा ही क्या? उसकी आवाज कांप रही थी, अगर मेरा महान खून भी मुझसे छीन लिया जाए तो मेरे पास क्या रहेगा? और उसी पल डेला की बनाई हुई पूरी झूठी दुनिया बिखरने लगती है। सालों का दर्द बाहर निकलने लगता है। वो खुद को पकड़कर बैठ जाती है, फिर बार बार एक ही शब्द दोहराने लगती है, मैजिक, 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 जैसे कोई पुराना जख्म फिर से खुल गया हो। फिर आखिरकार उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। वो आसमान की तरफ देखकर चीखती है, क्या तुम्हें लगता है मैंने कोशिश नहीं की? मैंने सब कुछ किया, सब कुछ। पहली बार मैं उस राक्षस जैसी लड़की को नहीं देख रहा था, मैं असली डेला को देख रहा था। वो घास पर बैठ जाती है, फिर रोते हुए कहती है, मैं चाहे कितनी भी कोशिश करूं, कुछ काम नहीं करता। अब मुझे समझ आने लगा था, वो सिर्फ असफलता से नहीं डरती थी, वो भुला दिए जाने से डरती थी, बेकार साबित होने से डरती थी। अगर वो मैजिक में अच्छी नहीं थी, अगर वो पेंटिंग में भी सफल नहीं थी, अगर उसका महान खून भी कोई मायने नहीं रखता, तो फिर वो क्या थी? घुटनों के बल बैठी, टूटी हुई, रोती हुई, वो धीरे से फुसफुसाती है, मैं आखिर हूं क्या? और उसी पल सच का समय आ चुका था। मैं कुछ नहीं कहता, बस अपनी तलवार की मूठ को कसकर पकड़ता हूं। अगले ही पल नीली माना तलवार पर फैलने लगती है, पूरा जंगल उसकी रोशनी से चमक उठता है। डेला अपने आंसुओं के बीच मेरी तरफ देखती है, वो साफ देख सकती थी मैं कितनी आसानी से माना कंट्रोल कर रहा हूं। फिर मैं कहता हूं, मैं काफी सुन चुका। मैं अपनी तलवार आसमान की तरफ उठा देता हूं। पूर्णिमा का चांद ऊपर चमक रहा था और उसके नीचे मैं अपने अंदर की विशाल माना को बाहर निकाल रहा था। फिर मैं धीरे से कहता हूं, अलविदा। डेला अपनी आंखें बंद कर लेती है, उसे यकीन था अब वार आएगा। लेकिन अगले ही पल एक तेज नीली रोशनी पूरे जंगल को ढक लेती है।
माना का तूफान चारों तरफ फैल जाता है और फिर धड़ाम, जमीन फट जाती है। विशाल बर्फीले क्रिस्टल धरती से बाहर निकल आते हैं। डेला उनके बीच खड़ी थी। आंसू अब भी उसके चेहरे पर बह रहे थे, लेकिन उसकी आंखों में अब डर नहीं था, सिर्फ हैरानी। मैं अपनी तलवार को बर्फ के विशाल पहाड़ की तरफ घुमाता हूं। अगले ही पल एक विशाल हिमखंड आसमान तक उठ जाता है। ठंडी हवा पूरे जंगल में फैल जाती है और उस दृश्य के सामने डेला पूरी तरह स्तब्ध रह जाती है, क्योंकि पहली बार वो असली मैजिक देख रही थी। ऐसी मैजिक जो उन नियमों से बंधी नहीं थी जिन्हें उसे सालों तक सिखाया गया था। धीरे धीरे उसकी आंखें उस बर्फीली चमक को देखती रहती है और उसी पल उसे समझ आने लगता है, मैजिक उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा बड़ी चीज है। कुछ सेकंड बाद मैं तलवार वापस म्यान में रख देता हूं। क्षण, जंगल फिर शांत हो जाता है, लेकिन इस बार की शांति अलग थी। फिर मैं उसकी तरफ मुड़ता हूं और अचानक मैं झुककर उसे सम्मान देता हूं। डेला की आंखें फैल जाती है। वो बिल्कुल समझ नहीं पाती कि अभी क्या हुआ। फिर मैं शांत आवाज में कहता हूं, बहुत अच्छा किया लेडी डेला, और मेरे पहले के व्यवहार के लिए मुझे माफ कर दीजिए। उसी पल शिकारी गायब हो जाता है और ट्यूटर वापस आ जाता है। डेला बस मुझे देखती रह जाती है। उसके चेहरे पर अब भी आंसुओं के निशान थे। मैं उसकी आंखों में देखते हुए कहता हूं, शायद इसे पूरी तरह मैजिक नहीं कहा जा सकता, यह सिर्फ माना मैनिफेस्टेशन था, लेकिन तुमने कर दिखाया, और शायद कई सालों में पहली बार किसी ने उसकी तारीफ की थी। डेला के होंठ कांपने लगते हैं। फिर अचानक उसके अंदर दबा हुआ सारा दर्द बाहर निकल आता है। वो जोर जोर से रोने लगती है। यह शारीरिक दर्द नहीं था, यह उन सालों का दर्द था जब उसने हर कोशिश के बाद खुद को नाकाम पाया था। पूर्णिमा की चांदनी के नीचे, बर्फ के पहाड़ों के बीच, डुप्लिन परिवार की घमंडी बेटी एक छोटे बच्चे की तरह रो रही थी, और मैं बस चुपचाप उसका इंतजार करता हूं। जब उसका रोना थोड़ा शांत होता है, मैं उसके सामने घुटनों के बल बैठ जाता हूं ताकि हम दोनों एक ही स्तर पर हों। फिर मैं कहता हूं, तुम वाइल्ड स्कूल से जुड़ी हुई हो। डेला तुरंत चौंक जाती है, क्योंकि उसने ये नाम पहले कभी नहीं सुना था। मैं उसके घावों पर पट्टी बांधते हुए समझाना शुरू करता हूं, ज्यादातर नोबल्स रेगुलेशन स्कूल सीखते हैं, लेकिन तुम्हारी प्रकृति अलग है। तुम पूरी जिंदगी ऐसे नियमों को फॉलो करने की कोशिश करती रही जो तुम्हारे लिए बने ही नहीं थे। डेला चुपचाप सुनती रहती है। धीरे धीरे उसे समझ आने लगता है जैसे वो गलत साइज के कपड़े पहनने की कोशिश कर रही थी और इसी वजह से कुछ भी काम नहीं कर रहा था। फिर वो धीरे से पूछती है, तुम्हें यह कैसे पता चला? तुम्हें कैसे पता कि मैं वाइल्ड स्कूल से हूं? मैं उसकी आंखों में देखकर जवाब देता हूं, तुम्हारी पेंटिंग्स, मैंने उनमें माना को बहते हुए देखा था, प्रकृति के अंदर और तुम्हारी तस्वीरों के अंदर। फिर मैं उसे बताता हूं कि जिन पेंटिंग्स को लोग बेकार समझते थे, असल में वही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी, क्योंकि वाइल्ड स्कूल वाले लोग बचपन से ही दुनिया की ऊर्जा को महसूस कर लेते हैं। डेला पूरी तरह चुप हो जाती है। पहली बार उसकी आंखों में नफरत नहीं थी, सिर्फ हैरानी, क्योंकि पहली बार किसी ने उसे समझा था। अब उसे एहसास हो रहा था, वो बेकार नहीं थी, वो बस गलत रास्ते पर चल रही थी। कुछ देर बाद मैं खड़ा हो जाता हूं, फिर कहता हूं, बस अब तुम चल सकती हो, लेकिन याद रखो, तुमने माना मैनिफेस्ट कर ली है, फिर भी अभी तुम्हें बहुत लंबा रास्ता तय करना है। मैं मुड़कर वापस चलने लगता हूं, क्योंकि आज की ट्रेनिंग खत्म हो चुकी थी, लेकिन पीछे से धीमी आवाज आती है, थैंक यू। डेला शर्म से लाल होकर मुझे धन्यवाद कहती है, शायद पहली बार किसी ऐसे इंसान को जिसे वो अपने से नीचे समझती थी। मैं कुछ नहीं कहता, लेकिन एक पल के लिए मेरी नजरें नरम पड़ जाती हैं, बहुत हल्का सा। फिर मैं सिर्फ इतना कहता हूं, चलो, और हम दोनों चांदनी के नीचे वापस महल की तरफ चल पड़ते हैं। इस बार वो पहले वाली डेला नहीं थी। अगली सुबह डेला बहुत जल्दी उठ जाती है। उसके चेहरे पर गुस्से की जगह उत्सुकता थी। वो अपना हाथ उठाती है और पूरी एकाग्रता से माना को महसूस करने की कोशिश करती है। कुछ ही सेकंड में उसकी उंगलियों के आसपास छोटी छोटी नीली रोशनियां दिखाई देने लगती है। डेला की आंखें चमक उठती है। वो सच में कर रही थी। पहली बार उसे महसूस होता है कि यह ताकत उसकी अपनी है। वो धीरे से मुस्कुराती है, फिर खुद से कहती है, ये आसान नहीं है, लेकिन पहली बार उसे इस रास्ते पर चलने की खुशी थी। उधर महल के गलियारों में हमेशा की तरह काम चल रहा था। एक मेड जल्दी जल्दी पानी की बाल्टी लेकर जा रही थी, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि लेडी डेला के जागने से पहले उसका काम पूरा हो जाएगा। लेकिन तभी उसका पैर फिसल जाता है और उसी पल डेला कमरे से बाहर निकलती है। मेड का चेहरा डर से सफेद पड़ जाता है। उसके हाथ से बाल्टी छूट जाती है। छपाक, पानी चारों तरफ बिखर जाता है। डेला की ड्रेस भी पूरी तरह भीग जाती है। गलियारे में अचानक सन्नाटा छा जाता है, क्योंकि वहां मौजूद हर नौकर जानता था, पहले अगर ऐसा हुआ होता तो किसी की जिंदगी बर्बाद हो जाती। मेड कांपते हुए घुटनों पर गिर जाती है, फिर रोते हुए कहती है, लेडी डेला, मुझे माफ कर दीजिए, ये मेरी गलती थी, कृपया मुझे सजा मत दीजिए। डेला कुछ सेकंड तक उसे देखती रहती है। उसकी ठंडी नजर देखकर बाकी नौकर भी सांस रोक लेते हैं। उन्हें लगता है कि अभी तूफान आने वाला है। लेकिन फिर डेला सिर्फ इतना कहती है, चलते समय ध्यान रखा करो,
बस इतना। ना चीख, ना थप्पड़, ना सजा। डेला वहां से आगे बढ़ जाती है और पीछे पूरा स्टाफ हैरान खड़ा रह जाता है। मेड जमीन पर बैठी खुद से पूछ रही थी, अभी क्या हुआ? उन्होंने मुझे मारा क्यों नहीं? दूसरी नौकरानियां आपस में फुसफुसाने लगती हैं। कल रात आखिर हुआ क्या था? लेडी डेला अचानक इतनी बदल कैसे गई? अब साफ था, डुप्लिन परिवार की छोटी शैतान बदलना शुरू हो चुकी थी। उधर दूसरी तरफ मैं अपने कमरे में गहरी नींद सो रहा था। कल रात की ट्रेनिंग ने मेरा सारा शरीर थका दिया था और कई दिनों बाद मुझे चैन की नींद मिली थी। धड़ धड़ धड़, अचानक दरवाजे पर जोरदार दस्तक पड़ती है। डेरिक, डेरिक, एक तेज आवाज पूरे कमरे में गूंजती है। मैं चिढ़कर आंखें खोलता हूं, फिर बड़बड़ाता हूं, अब क्या हो गया? दरवाजे के बाहर डेला खड़ी थी और उसके साथ ग्रैंड बटलर भी। जैसे ही मैं दरवाजा खोलता हूं, डेला बिना समय गवाए बोल पड़ती है, मुझे माना कंट्रोल करना सिखाओ। मैंने खुद कोशिश की, लेकिन ठीक से नहीं हो रहा। उसकी आवाज में उत्साह साफ महसूस हो रहा था। उधर बटलर अभी भी सदमे में था। लेडी डेला ने माना मैनिफेस्ट कर ली। उसके लिए यह किसी चमत्कार से कम नहीं था, लेकिन डेला को किसी की परवाह नहीं थी। वो दरवाजे पर हाथ मारते हुए कहती है, तुमने कहा था आज सिखाओगे, तो जल्दी शुरू करो। मैं गहरी सांस लेता हूं, फिर बिना भाव के जवाब देता हूं, दोपहर में आना। और अगले ही पल मैं दरवाजा बंद कर देता हूं, फिर वापस बिस्तर पर लेट जाता हूं। उधर बटलर की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि डेला खुद मैजिक सीखना चाहती है। लेकिन डेला का गुस्सा वापस लौट चुका था। वो दरवाजे को लात मारते हुए चिल्लाती है, तुम खुद को समझते क्या हो? अभी दरवाजा खोलो, मुझे अभी सीखना है। लेकिन मैं कंबल सिर पर खींच लेता हूं और आराम से आंखें बंद कर लेता हूं। डेला की आवाज पूरे गलियारे में गूंजती रहती है, दरवाजा खोलो तुम पागल आदमी। लेकिन मैं अब तक वापस हो चुका था। असली शिक्षा अभी शुरू हुई थी। नया दिन शुरू होता है, लेकिन आज डुप्लिन मिशन का माहौल अलग था। नौकर हर कोने में खड़े फुसफुसा रहे थे। खबर पूरे महल में फैल चुकी थी। लेडी डेला ने आज एक भी प्लेट नहीं तोड़ी। और उससे भी बड़ी खबर, लेडी डेला ने अपना मैजिक जगा लिया है। ये बात आग की तरह फैल जाती है। उसी समय रिक गलियारे से गुजर रहा था। वो अचानक रुक जाता है, उसका चेहरा गंभीर हो जाता है। वो सोचता है, उन्होंने अभी क्या कहा? उधर ग्रैंड ड्यूक के ऑफिस में एक महत्वपूर्ण चर्चा चल रही थी। ग्रैंड ड्यूक ने खुद बटलर और नौकरों से पूछताछ की थी। अब इसमें कोई शक नहीं था, डेला सच में माना मैनिफेस्ट कर चुकी थी। ड्यूक धीरे से राहत की सांस लेते हैं। कई सालों बाद उन्हें अपनी बेटी को लेकर अच्छी खबर मिली थी। लेकिन रिक इस खुशी में शामिल नहीं होता। वो ठंडी आवाज में कहता है, सिर्फ माना जगह लेने से कुछ नहीं बदलता। दूसरा भाई तुरंत जवाब देता है, तुम्हारी बहन ने आखिरकार मैजिक जगा लिया है, तुम्हें उसकी तारीफ करनी चाहिए। लेकिन रिक अपनी बात पर अड़ा रहता है। वो उन्हें डेला की पुरानी हरकतें याद दिलाता है और कहता है कि एक छोटी सफलता उसकी सारी गलतियां नहीं मिटा सकती। यहां तक कि वो फिर कहता है कि उसे मठ भेजने का फैसला नहीं बदलना चाहिए। ग्रैंड ड्यूक चुपचाप सब सुनते रहते हैं, फिर बिना कुछ कहे वापस अपने काम में लग जाते हैं। उधर महल के बगीचे में धूप फैल चुकी थी और दूसरी तरफ डेला अपने कमरे में मुंह फुलाकर बैठी थी। मैं उसके सामने खड़ा था। फिर पूछता हूं, तुम फिर से मुंह फुलाकर बैठ गई? डेला तुरंत पलटकर कहती है, मैं मुंह नहीं फुला रही, मैं गुस्से में हूं। मैं सिर खुजाते हुए कहता हूं, गुस्सा करने से ट्रेनिंग आसान नहीं होगी। लेकिन वो जिद्दी आवाज में फिर कहती है, मैं मुंह नहीं फुला रही। मैं शांत स्वर में जवाब देता हूं, इस दुनिया में हर चीज का एक नियम होता है और तुम्हारा गुस्सा मैजिक को आसान नहीं बनाएगा। अब डेला घूमकर मेरी तरफ देखती है। उसके छोटे से चेहरे पर पूरा गुस्सा दिखाई दे रहा था। मैंने कहा ना, मैं मुंह नहीं फुला रही। मैं कुछ नहीं कहता, बस अपनी लाल आंखों से उसे देखता रहता हूं। कुछ सेकंड बाद वो खुद नजरें झुका लेती है, फिर धीरे से बड़बड़ाती है, ठीक है, शायद थोड़ा सा फुला रही थी। उसका घायल घमंड अब भी लड़ रहा था, लेकिन आखिरकार उसने हार मान ली। मैं अपनी बेल्ट ठीक करता हूं, फिर गंभीर आवाज में कहता हूं, अब असली बात सुनो। माना मैनिफेस्ट कर लेना और उसे इस्तेमाल कर पाना दो अलग चीजें हैं। अगर कंट्रोल नहीं हुआ तो यही ताकत तुम्हें नुकसान पहुंचा सकती है। यह बात मैं अपने अनुभव से जानता था। फिर मैं उसे याद दिलाता हूं कि आराम करना भी उतना ही जरूरी है जितना अभ्यास करना, और पढ़ाई भी। ये सुनते ही डेला मुंह बनाती है, फिर कहती है, तुम बिल्कुल किसी बोरिंग मैजिक प्रोफेसर जैसे हो। कमरे का माहौल तुरंत बदल जाता है। मेरी आंखें हल्की लाल चमकने लगती है। फिर मैं धीरे से पूछता हूं, सच में क्या तुम चाहती हो कि मैं कम बोरिंग तरीके से सिखाऊं? बस इतना सुनते ही डेला की रीढ़ में ठंडक दौड़ जाती है। उसे तुरंत पिछली रात का जंगल याद आ जाता है, जब मैं शिकारी की तरह उसका पीछा कर रहा था। वो तुरंत सीधी बैठ जाती है, फिर नाक सिकोड़कर कहती है, नहीं, रहने दो। हालांकि उसके लाल हुए गाल बता रहे थे कि वो सच में डर गई थी। मैं हाथ में माना इकट्ठा करता हूं। नीली ऊर्जा मेरी हथेली के ऊपर तैरने लगती है। फिर मैं समझाना शुरू करता हूं, जब तुम बेसिक सीख जाओगी तो 1 स्टार मैजिक जल्दी सीख लोगी। मैं उसे वाइल्ड स्कूल के बारे में फिर समझाता हूं कि ये स्कूल रेगुलेशन स्कूल की तरह कठोर नहीं है। यहां ज्यादा आजादी है, ज्यादा स्वतंत्रता है और अपनी प्राकृतिक प्रतिभा को दबाया नहीं जाता। फिर मैं उसे देखकर कहता हूं, सच कहूं, तुम्हारा स्वभाव वाइल्ड स्कूल के लिए बिल्कुल सही है। डेला कुछ सेकंड के लिए चुप हो जाती है। फिर मैं आगे कहता हूं, और डुप्लिन परिवार की ब्लड लाइन ने तुम्हें जबरदस्त टैलेंट दिया है। तुम्हें सिर्फ सही दिशा की जरूरत थी। डेला पहली बार बिना टोके मेरी बात सुन रही थी, क्योंकि शायद
पहली बार कोई उसकी तारीफ कर रहा था। उसकी आंखों में हल्की चमक आ जाती है, फिर धीरे से पूछती है, तो क्या तुम कह रहे हो कि मेरे अंदर टैलेंट है? मैं बिना हिचकिचाए जवाब देता हूं, हाँ। एक पल में आइस बैरियर बना लेना मजाक नहीं है। डेला के अंदर उत्साह भर जाता है। फिर वो सोचने लगती है, क्या मैं जीनियस हूं? मैं तुरंत कहता हूं, टैलेंट और जीनियस एक जैसी चीज नहीं होती। लेकिन डेला जिद पकड़ लेती है कि दोनों एक ही बात है। उधर दूर खड़ा रिग ये सब देख रहा था। वो अपनी बहन को इतने करीब से मेरे साथ बात करते देखता है और उसके चेहरे पर फिर वही शक और चिढ़ दिखाई देने लगती है। वो धीरे से जीभ चटकाता है, क्योंकि उसे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था कि डेला बदल रही है। लेकिन सच कहूं, वो सिर्फ गुस्सा नहीं था। डेला के चेहरे पर जो खुशी दिखाई दे रही थी, उसे देखकर उसके अंदर एक और भावना जन्म ले रही थी, ईर्ष्या। लेकिन वो खुद भी इसे स्वीकार नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने उस भावना को नफरत के पीछे छुपा दिया। उधर अगली सुबह डुप्लिन मिशन फिर सुनहरी धूप के साथ जागता है और उसी दिन से डेला की असली ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। एक ऐसी ट्रेनिंग जो मेरे लिए किसी युद्ध से कम नहीं थी। धड़ाम, बिना किसी चेतावनी के दरवाजा खुल जाता है। डेला पूरे उत्साह के साथ मेरे कमरे में घुस आती है, फिर जोर से चिल्लाती है, डेरिक, मैं माना मैनिफेस्ट कर सकती हूं। लेकिन उसे कंट्रोल नहीं कर पा रही। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि शायद पूरे फ्लोर ने सुन लिया होगा, और उसे इसकी बिल्कुल परवाह नहीं थी। मैं बस बिस्तर पर बैठा उसे घूरता रहता हूं। सुबह सुबह यही मेरी किस्मत थी। लेकिन अगले दिन स्थिति और भी खराब हो जाती है। मैं आराम से नाश्ता कर रहा था, तभी डेला फिर से आ धमकती है। इस बार वो अपनी हथेली में जमा हुई ठंडी ऊर्जा दिखाती है, फिर शिकायत करते हुए कहती है, मैजिक का एहसास बिल्कुल वैसा नहीं है जैसा मैंने सोचा था। मेरी उंगलियों में अजीब सी झंझनाहट होती है। और उसके बाद ये रोज का काम बन गया। महल के गलियारों में, सीढ़ियों पर, बगीचों में, मैं जहां भी जाता डेला वहां पहुंच जाती। वो लगातार सवाल पूछती रहती, ये क्यों हुआ? मुझे ऐसा क्यों महसूस हुआ? माना ऐसे क्यों हिल रही है? यहां तक कि बेचारे नौकर भी उसे देखकर हैरान रह जाते, क्योंकि कुछ ही दिनों पहले यही लड़की लोगों पर प्लेटें फेंकती थी और अब वो मैजिक की दीवानी बन चुकी थी। शाम के समय मैं आखिरकार उससे बचने की कोशिश करता हूं। एक बड़े पेड़ के नीचे बैठकर अपनी स्पेल बुक पढ़ने लगता हूं। ठंडी हवा चल रही थी, चारों तरफ शांति थी। आखिरकार मुझे सुकून मिल गया। मैं यही सोच ही रहा था कि डेरिक, वही आवाज फिर सुनाई देती है। मैं धीरे से आंखें बंद कर लेता हूं। बिल्कुल, ये ज्यादा देर टिकने वाला नहीं था। कुछ सेकंड बाद डेला मेरे सामने खड़ी थी, हाथ कमर पर रखे हुए, चेहरे पर वही जिद्दी भाव। फिर वो पूछती है, तुम यहां अकेले क्या कर रहे हो? मैं किताब से नजर हटाए बिना जवाब देता हूं, पढ़ रहा हूं। लेकिन यह जवाब उसे पसंद नहीं आता। वो तुरंत कहती है, मैंने तुम्हें एनेक्स के पास रहने को कहा था, ताकि जब मुझे सवाल पूछना हो तो तुम वही मिलो। उसकी आवाज ऐसी थी जैसे कोई आदेश दे रही हो। फिर वो शिकायत करती है कि मैं अपना समय बर्बाद कर रहा हूं, क्योंकि उसके हिसाब से उसके सवालों का जवाब देना दुनिया का सबसे जरूरी काम था। मैं धीरे से किताब बंद करता हूं, फिर उसकी तरफ देखकर कहता हूं, तुम्हें पता है, दुनिया सिर्फ तुम्हारे सवालों के आसपास नहीं घूमती। लेकिन डेला मेरी बात सुनती ही नहीं, क्योंकि अब उसके दिमाग में सिर्फ एक चीज थी, मैजिक। और शायद पहली बार उसकी ये जिद मुझे परेशान करने के बजाय उम्मीद देने लगी थी, क्योंकि जिस लड़की को कभी किसी चीज में रुचि नहीं थी,